हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखित मोना चौधरी सीरीज़ का उपन्यास सुरंग। समंदर की सतह पर पड़ा मोना चौधरी का शरीर मीठी मीठी लहरों के माध्यम से थपेड़ों के संग डोलता धीरे धीरे किनारों की तरफ सरक रहा था। उसके शरीर पर सुर्ख रंग की बिकनी पड़ी थी। वहाँ से किनारा 1 किलोमीटर दूर था भी। यूँ देखने पर वो लाश जैसी लग रही थी कि जो समंदर में किसी हादसे का शिकार होकर किनारा तलाश कर रही हो। परंतु ऐसा कुछ भी न था। वो लाश न थी। जिंदा सलामत वन पीस होशो आवाज़ में थी मोना चौधरी। 4 दिन पहले मोना चौधरी महाजन के साथ मुंबई में बेहद खास काम करने आई थी। वो काम निपट चुका था। महाजन फुर्सत पाकर खास पहचान वाले से मिलने चला गया था और मोना चौधरी समंदर तट पर आ गई थी कि कुछ वक्त मौज मस्ती और फुर्सत भरा बिता सके। वहाँ से बिकनी खरीदी और तैरने निकल गई। 4-5 किलोमीटर तैरती समंदर के भीतर जा पहुंची थी और फिर उसने अपना शरीर ढीला छोड़कर खुद को लहरों के हवाले कर दिया था। लहरें धीरे धीरे उसे थपेड़ती किनारे की तरफ ला रही थीं। मात्र 1 किलोमीटर का समंदर बचा था कि उसने किनारे पर पहुंच जाना था। लहरों के साथ मोना चौधरी को यह सफ़र बहुत अच्छा लग रहा था। उसने तय कर लिया था कि किनारे पर पहुंचने के पश्चात एक बार फिर इसी तरह समंदर के बीच जाएगी और खुद को लहरों के हवाले करके पुनः किनारे पर इस मस्ती पर ढंग से आएगी। एकाएक मोना चौधरी चौंकी। पानी की सतह पर पीठ के बल लेटी मोना चौधरी सतर्कता से भर उठी। उसके कानों में मोटर बोट के इंजन की मध्यम सी आवाज़ पड़ने लगी थी। यह सोचकर कि समंदर में कोई बोट जा रही होगी, उसने आंखें बंदी रखी, परंतु कान आवाज़ पर ही लगे थे। 2 मिनट बीते होंगे कि मोना चौधरी की आंखें पूरी खुल गईं। मोटर बोट की आवाज़ से स्पष्ट था कि वो अब उससे ज़्यादा दूर नहीं थी, यानी कि वो उसी की तरफ ही आ रही थी। कहीं उसे देखने तो नहीं आ रही कि समंदर की सतह पर कोई लाश दौड़ रही है। मोना चौधरी समंदर की सतह पर वैसे ही पड़ी डोलती रही। आंखें पुनः बंद कर ली थी। मोटर बोट बेहद पास आ गई थी, बेहद करीब। उसका इंजन बंद हो गया था। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं उभरी। कोई पास ना आया, कोई हलचल नहीं। आने वाली बोट अगर उसके लिए आई थी तो अब तक उसे पुकारना चाहिए था। बोट वालों की तरफ से कोई हलचल तो अवश्य होनी चाहिए थी। इतनी लापरवाही ठीक नहीं। आने वाले उसकी जान के दुश्मन भी हो सकते थे। मोना चौधरी ने फौरन आंखें खोली, सिर को ज़रा सा उधर हिलाकर देखा। अगले ही पल मोना चौधरी चौंकी। 15 फीट के फासले पर खड़ी वो बोट हौले हौले हिल रही थी। लेकिन मोना चौधरी के चौंकने का कारण बोट नहीं, मिस्टर पहाड़िया थे। मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर पहाड़िया, जो बोट के किनारे पर खड़े सिगरेट के कश लेते शांत निगाहों से उसे ही देख रहे थे। समंदरी हवा से उनके सिर के छोटे छोटे बाल उड़ते हुए बेतरतीबी से फैले थे। दोनों की नज़रें मिली। मिस्टर पहाड़िया मुस्कुराकर बोले, कैसी हो बेटी? आप यहाँ कैसे मिस्टर पहाड़िया? मोना चौधरी के होंठों से अजीब सा स्वर निकला। तुमसे बात करने आया हूँ। मुंबई में? हाँ। मोना चौधरी के होंठ सिकुड़े। वो वैसे ही समंदर की सतह पर पीठ के बल लेटी रही। मैं जानता हूँ तुमने आज सुबह ही मुंबई में वो काम पूरा कर लिया जिसके लिए तुम महाजन के साथ यहाँ आई हो। इसका मतलब आप मुझ पर नज़र रखवा रहे हैं? मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। अपनों पर और दुश्मनों पर नज़र रखनी ही पड़ती है। मेरा काम ही ऐसा है। मिस्टर पहाड़िया ने कश लेकर सिगरेट लहरों के हवाले कर दी। मैं सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आ रहा हूँ। इधर बीच पर खुफिया तौर पर मेरे विभाग के आदमी फैले हैं। वो तब से ही आए जब से तुम यहाँ आई हो, परंतु तुम उनके पीछे होने का एहसास पा नहीं सकी। अगर तुम्हारी लापरवाही ऐसी ही रही तो कोई तुम्हें ख़त्म कर देगा। मोना चौधरी समंदर की सतह पर डोलती शांत पड़ी मिस्टर पहाड़िया को देखती रही। तुमसे बात करके मुझे एयरपोर्ट पर वापस भी जाना है। 2.5 घंटे बाद दिल्ली में मेरी अर्जेंट मीटिंग है। फिर तो आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। काम की बात हो जाए तो बेहतर होगा, मोना चौधरी बोली। 2 पल खामोश रहकर मिस्टर पहाड़िया क्या उठे। मैं तुम्हें यह कहने आया हूँ कि अभी कोई भी दूसरा काम हाथ में मत लेना। दिल्ली पहुँच मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। क्यों? मोना चौधरी मनी मन सतर्क हुई। मुझे किसी भी वक्त तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। कोई ज़रूरी तो नहीं कि मैं आपकी बात मानूं। मोना चौधरी का स्वर बेहद शांत था। मिलिट्री सीक्रेट सर्विस से मेरा इसके अलावा कोई वास्ता नहीं कि कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर आप मुझसे काम ले लेते हैं और मैं ढेर सारे नोट आपसे ले लेती हूँ। मैं बंधी हुई नहीं हूँ कि हर बार आपकी बात मानूं। हो सकता है मेरा मन ही ना हो का काम करने का। कभी कभी मन ना होने पर भी काम करना पड़ता है। मिस्टर पहाड़िया मुस्कुरा पड़े। मुझे देखो, इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते मैं थक चुका हूँ। मुझे रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। मैं भी घर बैठकर आराम कर सकता हूँ, लेकिन देश सेवा को जो जज्बा मन में है उसे कौन समझे। वो जज्बा मुझे घर में नहीं बैठने देता। रात को थका हारा जब बेड पर लेटता हूँ तो मन में यही विचार पक्का कर लेता हूँ कि सुबह नौकरी छोड़ दूँगा, इस्तीफ़ा दे दूँगा। उसके बाद जब आँख खुलती है तो तैयार होकर ऑफिस पहुँच जाता हूँ और इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि शाम को याद आता है कि रात तो मैंने नौकरी छोड़ देने का विचार बनाया था।
अपनी सोच पर मैं स्वयं ही मुस्कुरा पड़ता हूँ कि देश सेवा का जज्बा इस कदर मुझ में समा चुका है कि जिस दिन भारत सरकार ये कहकर मेरी छुट्टी कर देगी कि आप बूढ़े हो गए, अब काम करना आपके बस का नहीं, तो नौकरी हाथ से जाने के बाद भी मैं हर सुबह तैयार होकर अपने ऑफिस के बाहर फुटपाथ पर आकर बैठ जाया करूँगा कि शायद कहीं मेरी ज़रूरत न पड़ जाए। मोना चौधरी के होंठों पर छोटी सी मुस्कान उभरी। बेटी, एक वक्त होता है जब इंसान दौलत को इकट्ठा करने के लिए काम करना शुरू करता है, और फिर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि इंसान काम करने की पड़ चुकी आदत की वजह से काम करता है, अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करता है, अपने को सुकून देने के लिए काम करता है। फिर अंत में एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान इसलिए काम करता है कि खुद को हौसला दे सके कि वो अभी बूढ़ा नहीं हुआ, अभी भी कुछ करने के काबिल है, बेकार नहीं है। मोना चौधरी कुछ नहीं बोली। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा काम करने के लिए, देश का काम करने के लिए इनकार नहीं करोगी। काम कैसा है? खतरनाक। नोट इस बार ज़्यादा लगेंगे, कीमत बड़ी होगी तो आप मुझे तंग करने कम ही आया करेंगे। काम की कीमत तुम कितना भी बढ़ा लो बेटी, अगर तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम्हारे पास अवश्य पहुंच जाऊंगा। मिस्टर पहाड़िया ने कहा और नई सिगरेट सुलगा कर बोले, पाकिस्तान खुफिया विभाग वालों ने सीमा पर 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को तैयार करवाया। इस काम में उन्हें 2-2.5 साल का वक्त लगा, परंतु हमें खबर न मिल पाई। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग? मोना चौधरी के होंठ सिकुड़े। हाँ, उसका एक सिरा पाकिस्तान की ज़मीन पर है और दूसरा हिंदुस्तान में निकलता है। सुरंग तैयार करने का राज आज तक राज है। ये राज इसलिए रहा कि हिंदुस्तान में जहाँ पर सुरंग का मुंह निकाला गया वो जगह इतनी ख़राब और घनी है कि वहाँ पर सीमा सुरक्षा वाले जवान भी कम ही जा पाते हैं। वैसे भी सुरंग का मुंह पाकिस्तानी एजेंटों ने इस तरह ढाँप दिया है कि आसानी से सोचा ही नहीं जा सकता कि वहाँ सुरंग भी हो सकती है। समस्या क्या है? मोना चौधरी बोली। पाकिस्तानी एजेंटों ने सुरंग तैयार की और हिंदुस्तान वालों को पता चल गया। इसके बाद बाकी कुछ बचता ही नहीं। आप एक्शन ले सकते। जहाँ पर पाकिस्तानी एजेंटों ने सुरंग निकाली है वहाँ का पूरा नक्शा मेरे पास पहुँच चुका है। एक्शन लेकर 2 घंटों में सुरंग को तबाह कर सकते हैं। परंतु सारे मामले पर गौर न करने के बाद मुझे लगा कि मामला गंभीर है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। समंदर की सतह पर डोलती पीठ के बल लेटी मोना चौधरी मिस्टर पहाड़िया को देखती रही। पाकिस्तानी एजेंटों ने 2.5 साल लगाकर बहुत ही गुप्त तरीके से वो सुरंग तैयार की। ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी इस्तेमाल की गई इस सुरंग को निकालने में, जबकि ऐसे काम 10-15 दिन में निपटा लिए जाते हैं। मेरा दावा है कि ये सुरंग मात्र घुसपैठ के लिए नहीं निकाली गई। इस सुरंग को तैयार करने के पीछे पाकिस्तानी एजेंटों के पास बहुत ही अहम कारण हो सकता है, और मैं उस कारण को जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। मोना चौधरी की निगाह मिस्टर पहाड़िया पर पड़ी। हो सकता है मेरा सोचना गलत भी हो, परंतु मामले की जड़ तक पहुँच लेना चाहता हूँ मैं। मिस्टर पहाड़िया पुनः क्या उठे। इस सुरंग की खबर पाकिस्तान में स्थित हमारे एजेंट ने दी, जो कि खुद ही पाकिस्तानी खुफिया विभाग का एजेंट है। उसका कहना है कि बहुत ही खास मामला है सुरंग के पीछे। चंद दिनों में वो पता करके इस बारे में खास बात बताएगा, यानी कि कभी भी एक्शन का वक्त आ सकता है। और मेरे सारे बेहतरीन एजेंट इस वक्त अपने अपने मिशनों में व्यस्त हैं। मैं उन्हें वापस बुलाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ऐसे में तुम याद आई तो मुझे कहने आना पड़ा कि कुछ दिन तुम मेरे लिए फुर्सत में रहो। यह काम हर किसी को नहीं सौंपा जा सकता। इस काम में पाकिस्तानी एजेंट अनवर अली का नाम बार बार सामने आ रहा है कि सुरंग से वास्ता रखते मामले की जिम्मेदारी अनवर अली पर है। उसके बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि वो पाकिस्तान का ख़तरनाक एजेंट है, जो कि लंबे समय तक पाकिस्तान की तरफ से तालिबान अफ़गानिस्तान में तैनात रहा, और वहाँ से एकाएक हटाकर सुरंग वाला काम उसके हवाले कर दिया गया। खबर है कि वो 2-3 बार हिंदुस्तान भी आ चुका है, और जब भी आता है लंबे वक्त तक यहाँ टिका रहता है। स्पष्ट है कि पाकिस्तान वाले किसी बड़े मामले को अंजाम देने की कोशिश में हैं। ऐसे में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो मामला क्या है। इस बात की खबर पाकिस्तान स्थित हमारा एजेंट कभी भी दे सकता है। समंदर की सतह पर लेटी पानी के संग डोलती मोना चौधरी के चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। ज़रूरत पड़ने पर मैं तुमसे बात करूं बेटी? मिस्टर पहाड़िया ने पूछा। ज़रूर, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूंगी। मिस्टर पहाड़िया के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। दिल्ली कब पहुंचोगी? आज रात को। मिस्टर पहाड़िया ने मोना चौधरी को देखते हुए मुस्कुराकर हाथ हिलाया और वहाँ से हटकर बोट के भीतर चले गए। चंद पलों के बाद ही बोट स्टार्ट हुई और तेज़ी से किनारे की तरफ बढ़ गई। मोना चौधरी ने समंदर की सतह पर लेटे लेटे पुनः आंखें बंद कर लीं। समंदर की डोलती लहरें उसे धीरे धीरे किनारे की तरफ ले जा रही थीं। मोना चौधरी का मस्ती भरा सफ़र जारी था, परंतु उसकी सोचों ने मिस्टर पहाड़िया की बातें घूम रही थीं, और जहन से नाम टकरा रहा था अनवर अली का, जो कि पाकिस्तान का खतरनाक एजेंट था। अगला दृश्य। वो 24 बरस का युवक था। जीन्स की हल्के रंग की ढीली ढाली कमीज़ और नीचे काली पैंट पहन रखी थी। पाँव में लेदर के काले जूते थे। आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा था। माथे पर इंच भर का पुराना कट लगा हुआ था, जैसे कि कभी वहाँ चाकू या पैना कांच लगा हो। थोड़ी पर भी मध्यम सा ऐसा ही निशान था, जैसे कोई नुकीली चीज़ कभी लगी हो। व्यक्तित्व आकर्षक था उसका। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो पेशेवर हत्यारा है।
3 सालों से पैसे लेकर हत्याएं करने का काम कर रहा है। ये सब करना उसे बहुत आसान लगता था। सिर्फ एक बार काम करने के दौरान उसे परेशानी आई थी, क्योंकि तब जिस औरत को वो मारने गया था उसने रिवॉल्वर निकालकर उस पर फायर कर दिया था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उस औरत के पास रिवॉल्वर हो सकती है। वो दिन उसका आखिरी दिन होना था ज़िंदगी का, अगर उस औरत का निशाना चूक ना गया होता। उसके बाद वो अपना शिकार करते हुए हमेशा ये बात अपने ख्याल में रखता था कि सामने वाले के पास भी हथियार हो सकता है। अपने को बचाने का पूरा अधिकार है उसके पास। हैरी के नाम से उसे सब जानते थे। पुलिस में पेशेवर हत्यारे के रूप में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। बचपन की छुटपुट चोरी और छीना झपटी में अवश्य 2-4 बार पुलिस ने उसे पकड़ा था, लेकिन डंडे मारकर पैसे छीनकर छोड़ दिया था। कोई केस दर्ज न हुआ था। ये सब बातें उसके जहन में मध्यम पड़ चुकी थी। पेशेवर हत्यारे के रूप में वो बहुत आगे निकल चुका था। 5 मिनट पहले ही हैरी उस भरे बाजार की फुटपाथ की रेलिंग पर खड़ा हुआ था। पीछे बाजार था, फुटपाथ था। भीड़ का रेला निकल रहा था। सामने मुख्य सड़क थी। वाहनों का ढेर हर पल वहाँ से गुजर रहा था। हैरी ने सिगरेट सुलगाई, कश लिया, फिर कलाई में बंधी घड़ी में वक्त देखने के बाद इधर उधर देखने लगा। कुछ मिनट और बीते कि 45 बरस का कमीज पैंट पहने व्यक्ति बगल में आ खड़ा हुआ। उसने नज़र का चश्मा लगा रखा था। हैरी ने गर्दन घुमाकर उसे देखा, फिर सामने देखने लगा। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। चश्मे वाला व्यक्ति सड़क पर दौड़ते वाहनों को देखता क्या उठा। हैरी ने उसकी आवाज़ पहचान ली थी। उस व्यक्ति की आवाज़ उसने फ़ोन पर सुनी थी। तुमने कहा था कि तुम जियालाल जैसे अंडरवर्ल्ड के बादशाह के आदमी हो। हैरी ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। हाँ, रामेश्वर नाम है मेरा। मुझे कैसे पहचानते हो? जियालाल तुम जैसे करामाती आदमी की खबर रखता है। मेरा फ़ोन नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? जियालाल के पास तुम्हारे घर का भी पता है। बोलूँ क्या? हैरी ने कश लिया। वो खामोश रहा। एक एक आदमी को ख़त्म करना है, रामेश्वर बोला। हैरी ने कुछ न कहा। पीके राणा नाम है उसका। मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया था कि 10 लाख लूँगा। 10 लाख बहुत ज़्यादा हैं। और हैरी पलटा और सीधे सीधे रामेश्वर को देखने लगा। रामेश्वर ने उसे देखा। पार्टी नोटों वाली हो तो मैं उससे 5 लाख लेता हूँ, बेशक वो किसी खुजैले कुत्ते की गर्दन क्यों ना काटने को कहें। फिर हमसे 10 लाख क्यों? जियालाल की इज्जत का भी ध्यान रखना पड़ता है। जियालाल के लिए मर्डर करूँ और 5 लाख लूँ? मज़ा नहीं आएगा। जियालाल की इज्जत इसी में है कि वो 10 लाख दे, और मेरी इज्जत भी इसी में है कि। हैरी ने सरल स्वर में कहा, एक पैसा भी कम नहीं होगा। किसी को भी 1,50,000 देकर काम करवाया जा सकता है। वो भी क्या देने की ज़रूरत है? जियालाल के पास सैकड़ों आदमी है, वो ये काम कर देंगे। हैरी ने ठिठक कर कहा, जियालाल अपने आदमियों से ये काम क्यों नहीं करवाता? तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं थी। ज़्यादा मत बोलो, रामेश्वर ने चुपते स्वर में कहा। हैरी मुस्कुराया। ये सीक्रेट मामला है। जियालाल नहीं चाहता कि कोई जाने कि पीके राणा की हत्या के पीछे उसका हाथ है। ये काम जल्द से जल्द शाम तक ही हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। रामेश्वर के सर में आदेश जैसे भाव आ गए थे। प्यार से बोलो, तीखी आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी कार में एक लिफाफा रखा है, उसमें पीके राणा का पता और उसकी तस्वीर है। पास ही पैकेट रखा है जिसमें लाल नोटों की 10 गड्डियाँ, पूरा 10 लाख रुपया। तो मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी? ये बात तुम फ़ोन पर भी कह सकते थे। मैं ये कहने के लिए पास आया कि अब हम तभी मिलेंगे जब दूसरा कोई काम होगा, क्योंकि ये काम तो तुम पूरा कर ही दोगे। इस काम के लिए तुम्हें दोबारा मिलना ही नहीं पड़ेगा। ठीक कहते हो। जियालाल को कभी भी शिकायत का मौका मत देना। हैरी ने सपाट निगाहों से रामेश्वर की आंखों में झांका। इस काम में जियालाल का नाम नहीं आना चाहिए। हैरी ने जवाब में कुछ नहीं कहा और रेलिंग से हटते हुए आगे बढ़ा और भीड़ में खो गया। अगला दृश्य। हैरी ने पार्किंग में खड़ी अपनी कार आगे बढ़ाई। नोटों वाला पैकेट उसने अपनी सीट के नीचे रख लिया था। फ़ोटो वाला लिफाफा जेब में पहुंच गया था। हैरी आज तक अपने काम में इसलिए सफल रहा था कि वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। कोई किसी की हत्या क्यों करवाना चाहता, इस बात से उसने कभी भी मतलब नहीं रखा था। वो तो अपना काम करता और आगे निकल जाता था। उसकी कार मुख्य सड़क पर पहुंची कि जेब में पड़े मोबाइल फ़ोन की बेल बजने लगी। हेलो, कहाँ है तू? युवती की खनकती आवाज़ कानों में पड़ी। हैरी के होंठों पर मुस्कान उभरी। क्यों? सुबह तेरे को फ़ोन आया तो निकल आया। मेरे नोट मेरे को नहीं दिए। पिछली बार ज़्यादा दे दिए थे। वो बड़ा कमीना है। पिछली बार की बात तो पिछली बार के साथ ख़त्म हो गई थी। तब मैंने सूट पहना था और रात को साड़ी पहनी थी, तेरे कहने पर। गलत बात करेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तेरे से ही पैसे लेकर मैंने अपना खर्चा पानी चलाना है। मैं तेरे लिए वफादार हूँ तो तू भी मेरे लिए। मेरा बन। एक पहिया लगने से गाड़ी नहीं चलती, समझा क्या? समझा। लंच में क्या खिला रही है? तू आ तो सही, दिल निकाल कर खिलाऊंगी। आ रहा हूँ, हैरी ने कहा और फ़ोन बंद करके जेब में रख लिया। वो छोटा सा फ्लैट था जहाँ 10 मिनट बाद हैरी पहुँचा। वहाँ पर 20 बरस की खूबसूरत लड़की मौजूद थी। उसी ने हैरी को फ़ोन किया था। मोरनी नाम था उसका।
सब्र नहीं रख सकती? हैरी बोला। दोबारा आता तो तेरे को पैसे दे देता। तू सब्र रखता जो मैं रखूं? कितनी बार तेरे को कहा है कि महीने के इकट्ठे पैसे दे दिया कर, बीच में मांगने की ज़रूरत ही ना रहे, पर तू तरसा तरसा कर पैसे देता है। कहते हुए मोरनी ने मुंह बनाया। इकट्ठे पैसे दूंगा तो तू मेरे को याद नहीं करेगी, उन पैसों को खर्चने में लग जाएगी। जा जा बातें मत बना, नोट दे, सामान भी लाना बाजार से। हैरी ने टेबल पर रखे पैकेट की तरफ इशारा किया। जितने चाहिए इसमें से निकाल ले और बाकी अपने पास संभाल के रख ले, 10 लाख हैं पूरे। मोरनी की गंभीर निगाह पैकेट पर जा टिकी। काम मिला है? मोरनी ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, हैरी ने सिगरेट सुलगा ली। फिर किसी की जान लेगा? धंधा है ये मेरा। ये बुरा काम तू छोड़ क्यों नहीं देता हैरी? किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है। इसी की कमाई तो तू खा रही और कहती है बुरा काम है ये। हैरी ने लापरवाही से कहा। बुरा काम तो बुरा ही होता है, देखना एक दिन कोई तेरे को भी मार देगा। मोरनी के स्वर में बेचैनी झलकी। शराफत से बड़ा काम कर ले, हम ब्याह कर लेंगे, परिवार बना कर रहेंगे। हैरी ने कुछ नहीं कहा, जेब से लिफाफा निकाल कर खोला, उसमें रखी तस्वीर निकाली। तस्वीर 22-24 बरस के युवक की थी। तस्वीर में वो हंस रहा था। स्पष्ट था कि चोरी छिपे तस्वीर ली गई थी। हैरी कुछ पल तस्वीर वाले चेहरे को अच्छी तरह देखता रहा, फिर लिफाफे में रखा पते वाला कागज़ निकाला, उस पर लिखा पता याद किया। एक और लाइन लिखी हुई थी जिसे वो सेकंडों में जाने कितनी बार पढ़ गया था। लिखा था, जिसकी तस्वीर तुम देख रहे हो हैरी, वो तुमसे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसके सामने चूके तो वो चूक तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी चूक होगी। हैरी के होंठ सिकुड़ गए। पास आ चुकी मोरनी ने भी वो तस्वीर देखी। इसे मारेगा तू? बहुत खूबसूरत है ये तो। हैरी ने नज़र उठाकर मोरनी को देखा। यह खूबसूरत नहीं है, मेरा शिकार है। कहते हुए हैरी उठ खड़ा हुआ। क्यों किसी की जान लेता है? रहने दे, बहुत पैसा है तेरे पास, शराफत वाला काम। तेरे को खर्चे पाने के लिए जो चाहिए ले ले और बाकी का पैसा संभाल के रख, ले जाऊंगा। कहने के साथ ही हैरी खुले दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। अगला दृश्य। हैरी ने साफ अच्छे इलाके की खुली सड़क के किनारे कार रोकी और उतरकर पैदल ही आगे बढ़ गया। दोनों हाथ लापरवाही से जेबों में डाल रखे थे। दोपहर के 3 बज रहे थे। इक्का दुक्का लोग ही उस सड़क से निकल रहे थे। सड़क के एक तरफ फ्लैट बने थे और एक तरफ मकान। वो बाहर लेके फ्लैटों के नंबर पर भी नज़र मार लेता था। आधी गली पार करके उसने अपना पसंदीदा फ्लैट नंबर देखा तो वो आगे बढ़ा और सीढ़ियाँ चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचकर एक बंद दरवाजे के सामने टिटका और कॉल बेल पर उंगली रखी। वहाँ पी के राणा नाम की प्लेट लगी थी। भीतर बेल बजने की आवाज़ आई। वो शांत सा खड़ा रहा। भीतर से कदमों की आहट मिली। आहट दरवाजे के पास आकर थम गई थी। फिर दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाली मोना चौधरी थी। उसने कमीज सलवार पहना हुआ था, मेकअप कर रखा था। गालों पर लाली, होठों पर लिपस्टिक, कानों में छोटे छोटे झुमके, नाक में नथ, मांग में सिंदूर। उसने गृहिणी की तरह हाथ जोड़कर हैरी को नमस्ते की। हैरी ने तो सोचा भी नहीं था कि उसका वास्ता यहाँ पर इस कदर हसीन युवती से पड़ेगा। वो तो देखने आया था कि पी के राणा इस वक्त घर पर है कि नहीं। है तो गोली उसके सिर में उतारे और चलता बने। नमस्कार जी, हाथ जोड़े मोना चौधरी ने कहा। किससे मिलना है आपको? पी के राणा साहब से। हैरी ने खुद को उसकी खूबसूरती के जाल से निकाला। ओह आइए, भीतर आइए, वो बस आते ही होंगे। आप? मैं उनकी पत्नी हूँ, ऋचा राणा। राणा साहब आने वाले हैं? हैरी ने शांत स्वर में पूछा। जी हाँ, 5-10 मिनट तक आ जाएंगे, तब तक आप पानी पीजिए, मोना चौधरी पीछे हटते हुए बोली। क्षणिक सोच के बाद हैरी भीतर प्रवेश कर गया। वो तय कर चुका था कि 10-20 मिनट इंतज़ार कर लेने में कोई बुराई नहीं है। राणा आएगा तो रिवॉल्वर निकाल कर उसे शूट करेगा और निकल जाएगा। उसकी पत्नी ऋचा राणा उसे नहीं जानती और दोबारा उसके सामने पड़ने का कोई इरादा भी नहीं था। ऐसे में यह कभी उसे पहचान नहीं पाएगी। हैरी अंदर आकर सोफे पर जा बैठा। ड्राइंग रूम छोटा सा था परंतु अच्छे ढंग से सजा हुआ था। मोना चौधरी उर्फ ऋचा राणा ट्रे में पानी का गिलास रखे उसके पास आई। अब तक मोना चौधरी ने सिर पर पल्ला भी डाल लिया था। हैरी ने मुस्कुराकर पानी का गिलास उठाया, पिया, वापस रखा। मोना चौधरी ने ट्रे और गिलास टेबल पर ही रखा और सामने पड़े सोफे पर बैठ गई और सिर पर पड़ा पल्लू ठीक करते हुए बोली, आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम सुनील, सुनील नाम है मेरा। आपको अपना नाम भी याद करके बोलना पड़ता है? मोना चौधरी ने मुस्कुरा कर कहा। कोई खास काम था मेरे पति से? जी हाँ। मुझे बताइए। बात राणा साहब से ही करने वाली है। हैरी खुद को पूरा संभाल चुका था। ठीक है, वो अभी आते ही होंगे। एकाएक मोना चौधरी उठी। चाय कॉफ़ी कुछ तो लेंगे आप? कुछ नहीं लूँगा, राणा साहब जब आएंगे तो उनके साथ ले लूँगा। मोना चौधरी ने सिरेला कमरे से बाहर निकली, दूसरे कमरे में पहुंची और मोबाइल फ़ोन निकालकर नंबर मिलाने लगी। पहली बार वो नंबर नहीं मिला, दूसरी बार बात हो गई। कहो बेबी। दूसरी तरफ से महाजन की आवाज़ कानों में पड़ी। राणा कहाँ है? मोना चौधरी फुसफुसाकर बोली। मेरी निगाहों में, उस पर मैं नज़र रख रहा हूँ। महाजन दूसरी तरफ से कह रहा था। वो पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल में वो सीधा अपने घर आएगा जहाँ पर तुम मौजूद हो। पक्का? मेरे ख्याल में तो पक्का ही है। अपने घर पर उसे उससे मिलना है जो उसे कुछ खास चीज़ देगा।
लेकिन मैं उसे घर तक नहीं आने दूंगा। वहाँ पर तुम हो और सब कुछ तुम ही। अभी अभी यहाँ राणा को पूछता सुनील नाम का कोई युवक आया है, उसे ड्राइंग रूम में बिठा कर आई हूँ। सुनील? हाँ, उसका हुलिया बताओ। मोना चौधरी ने हैरी का हुलिया बताया। मेरे ख्याल में तुम्हें इस आदमी का इंतज़ार नहीं था, ये गलती से इस वक्त आ गया है। पक्का? हाँ पक्का। मेरे ख्याल में राणा से मिलने जो आएगा वो 5 फीट का गहरे सांवले रंग का व्यक्ति होगा। कल राणा के साथ सौदा सांवले रंग वाले व्यक्ति ने ही पटाया था। महाजन की आवाज़ कानों में पड़ी। ठीक है, तुम राणा को यहाँ मत पहुँचने दो, उसे रास्ते में ही। मैं राणा को इसी पार्किंग में दबा लेता हूँ, तुम निश्चिंत होकर अपना काम करो। मोना चौधरी ने फ़ोन बंद करके वापस अपने कपड़ों में रखा और रिवॉल्वर निकालकर उसकी मैगजीन चेक की और उसे अपने कपड़ों में छिपाकर ड्राइंग रूम में पहुंची और हैरी के सामने सोफे पर बैठ गई। आपने मेरे पति को कोई सामान तो नहीं देना? सिर पर पल्लू ठीक करते मोना चौधरी बोली। सामान? जी हाँ, वो कहकर गए थे कि किसी ने कुछ देने आना है। कोई दे तो मैं सामान लेकर रख लूँ। नहीं, मैंने राणा साहब को कुछ नहीं देना, मैं तो उनसे बात। बस अभी वो आने वाले ही होंगे। मोना चौधरी फ़ौरन उठ खड़ी हुई। आप ज़रा 2 मिनट के लिए दूसरे कमरे में आएंगे? वहाँ की दुछत्ती से सूटकेस उतारना है, प्लीज़ हेल्प मी। चलिए। हैरी फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। मोना चौधरी उसे लेकर बेडरूम में पहुंची और फुर्ती के साथ उसके सिर के बाल पकड़ते हुए दीवार से टकरा दिया सिर को। हैरी के होंठों से कराह निकली। दूसरी बार मोना चौधरी ने उसका सिर दीवार से मारा तो उसकी चेतना लुप्त होती चली गई। दीवार के साथ लगा लगा ही नीचे गिरता चला गया। ये चेक करके कि वो बेहोश हो गया है, मोना चौधरी ने उसके कपड़ों की तलाशी ली तो जेब से रिवॉल्वर के अलावा पर्स वगैरह ही मिला। मोना चौधरी ने उसकी रिवॉल्वर अपने कपड़ों में रख ली और वहाँ से रस्सी तलाश करके उसके हाथ पांव अच्छी तरह से बांधकर उसे बेड के एक तरफ डाल दिया। आधा घंटा और बीता की कॉल बेल बजी। मोना चौधरी फ़ौरन शीशे के पास पहुंची, खुद को देखा, पल्लू ठीक किया और दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाज़ा खोला तो सामने 50 बरस के सांवले से व्यक्ति को खड़े पाया। मोना चौधरी मनी मन सतर्क हुई। सामने खड़े व्यक्ति का हुलिया उस व्यक्ति से मिलता था जिसके बारे में महाजन ने बताया था। नमस्ते जी। मोना चौधरी ने मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़े। किससे मिलना है आपने? राणा साहब से। वो मोना चौधरी के पीछे देखता हुआ बोला। आइए आइए, भीतर आइए, मैं उनकी पत्नी हूँ। वो फ़ौरन भीतर आ गया, बैठा। मोना चौधरी भी दरवाज़ा बंद करके भीतर पहुंची और ट्रे में पानी का गिलास रखे उसके पास आई। उसने पानी का गिलास उठाते हुए इधर उधर देखा। राणा साहब कहाँ हैं? वो कुछ बेचैन दिखा। अभी आ रहे हैं, मार्केट तक गए। कह गए थे कि किसी ने बहुत ज़रूरी चीज़ देनी है, वो आए तो उन्हें बिठा लेना। मेरे ख्याल में आपने उन्हें कुछ ज़रूरी सामान देना है। मोना चौधरी वफादार पत्नी की तरह बोली। जी हाँ, वो कुछ हिचकिचाकर कह उठा। उसने पानी का गिलास खाली किया और मोना चौधरी ने थाम रखी ट्रे में रख दिया। मोना चौधरी मुस्कुराई और ट्रे थामे किचन में चली गई। किचन में शेल्फ पर उसने ट्रे रखी और कपड़ों में छिपा रखी अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। साथ ही मोबाइल निकालकर महाजन से उसने बात की। राणा कहाँ है? दबा दिया मैंने उसे। पार्किंग में खड़ी अपनी कार में बेहोश पड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे गहरी नींद में हो। सीट पर बिठा रखा है उसे। एक आदमी आया है, उसका हुलिया सुनो, कहकर मोना चौधरी ने धीमे स्वर में ड्राइंग रूम में बैठे व्यक्ति का हुलिया बताया। यही है, यही कल राणा से मिला था और अब इसी ने ही राणा को सौदेबाजी के तहत वो सब कुछ देना था। गुड, मैं भी सब ठीक कर दी थी। पहले वाले का क्या हुआ? वो उसे बेहोश करके अंदर वाले कमरे में डाल रखा है, कहकर मोना चौधरी ने फ़ोन बंद करके कपड़ों में रखा और रिवॉल्वर थामे वो ड्राइंग रूम में पहुंची और रिवॉल्वर उसकी तरफ कर दी। वो व्यक्ति चौंका और फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मोना चौधरी के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच रही थी। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती। उसने उठना चाह कि मोना चौधरी एक गुर्रा उठी। बैठे रहो। वो सोफे पर बैठा रह गया। कौन हो तुम? उसके होंठों से निकला। तुम राणा की पत्नी तो नहीं लगती? मैं उसकी कुछ नहीं लगती। सच बात तो यह है कि मैंने आज तक राणा को देखा तक नहीं। ओह, तो तुम जो तुम राणा को देने आए मैं वो लेने आई हूँ। असंभव। एकाएक वो दांत भींच कर क्या उठा। वो तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं। ऐसा मत कहो। मोना चौधरी जहरीले स्वर में क्या उठी। तुम्हारी जान की कीमत पर तो वो चीज़ मुझे मिल सकती है जो इस वक्त तुम्हारे पास है। जो कह रही हूँ बात मान लो, वरना मैं गोली चलाने जा रही हूँ। वो कुछ पलों तो मौत किसी नज़रों से मोना चौधरी को देखता रहा, फिर बेखौफ सा उठ खड़ा हुआ। बेवकूफ़ लड़की, तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। कौन है तू? पीताम्बर हूँ मैं, जियालाल जैसे अंडरवर्ल्ड किंग का दायां हाथ। मेरा नाम सुनकर लोग कांपते हैं और मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। तेरे को डर नहीं है मेरा? चली जा यहाँ से, वरना ऐसी मौत मारूंगा कि दोबारा जन्म लेना पसंद नहीं करेगी तू। मोना चौधरी मौत भरे अंदाज में मुस्कुरा पड़ी। मेरे बारे में नहीं जानता तू? मोना चौधरी उसी के अंदाज में बोली और सिर पर ओढ़ रखा दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा। हाथ में तभी रिवॉल्वर को उसने वापस कपड़ों में छिपा लिया। मेरे बारे में अगर तेरे को पता होता तो बैठा ही रहता, खड़ा होने की हिम्मत ना करता। पीताम्बर के होंठे से छोटी सी मुस्कान निकली। बता, कौन है तू? मैं भी तो सुनूं। नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती कि ये सब क्या मामला है। मुझे तो मेरे दोस्त ने बताया कि कोई राणा को ऐसी चीज़ दे रहा है जिसकी वजह से तूफान खड़ा हो सकता है।
तुम्हारी और राणा की कल रेस्टोरेंट में हुई बातें मेरे दोस्त ने सुन ली थी, इसलिए उसने मुझे भेज दिया कि देखूँ तो सही कि तुम राणा को क्या देना चाहते हो। पीताम्बर मोना चौधरी को कुछ पल घूरता रहा, फिर बोला, राणा को जानती हो? नहीं, उसे भी नहीं जानती और मुझे भी नहीं जानती। बेवकूफ़ लड़की, कम से कम इस मामले में आने से पहले मैं पहचान तो लेती। इस बारे में तो तूने बता ही दिया, राणा के बारे में भी बता दे कि वो क्या चीज़ है। तू नहीं मानेगी। कहने के साथ ही उसने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी पल मोना चौधरी ने तीर की भांति उछाल भरी और पीताम्बर से जा टकराई। सब कुछ ऐसी फुर्ती के साथ हुआ कि पीताम्बर कुछ भी ना समझ सका। दोनों सोफे पर जा गिरे। मोना चौधरी ने पीताम्बर को संभलने का मौका न दिया और रिवॉल्वर निकालकर एक साथ 2-3 चोटें उसके सिर पर की, तो बे आवाज़ सी करा के साथ वो लुढ़का लुढ़का सोफे पर बेहोश हो गया। मोना चौधरी ने रिवॉल्वर वापस अपने कपड़ों में छिपा लिया और उसकी तलाशी ली। पहली जेब से ही उसे डायरी मिली तो उसे खोल कर देखा। उसमें हिसाब वगैरह, कई नाम, कई चीज़ें लिखी हुई थी, कई पते भी थे। मोना चौधरी उस डायरी को ठीक से नहीं समझ पाई। यकीनन उस डायरी में कुछ तो खास हो गई कि जिसे पैंट की जेब में डाले जियालाल का राइट हैंड पीताम्बर घूम रहा है। इस डायरी को ही वो राणा के हवाले करने आया होगा। इसी के बदले में उसने राणा से बहुत बड़ी रकम लेनी थी। मोना चौधरी ने डायरी संभाली, नीचे पड़ा दुपट्टा उठाकर ओढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अगला दृश्य। हैरी ज़्यादा देर बेहोश नहीं रहा। 20-25 मिनट के बाद ही उसे होश आना शुरू हो गया था। जब कॉल बेल बजी थी तब तक वो बेहोशी से पूरी तरह बाहर निकल आया था। दूसरे कमरे में होने वाली बातों की अस्पष्ट सी आवाज़ें उसके कानों में पड़ी। वो समझ गया कि जिसने कॉल बेल बजाई है वो भीतर आ गया है। हैरी के चेहरे पर कुछ पलों के लिए उलझन रही। वो समझ नहीं पाया कि उस युवती ने उसे बेहोश क्यों किया। उसने तो तब तक ऐसी कोई गड़बड़ नहीं की थी, और देखने में वो युवती इतनी फुर्तीली और बहादुर लगती भी न थी जितनी बहादुरी वो उस पर आजमा चुकी थी। हैरी ने अपने बंधनों को चेक किया। बंधन मजबूती से बंधे थे, लेकिन ऐसे बंधनों से मुक्ति पाना उसके लिए बड़ी बात न थी। वो उन बंधनों से छुटकारा पाने की कोशिश में जुट गया। 10-15 मिनट लगे उसे उन बंधनों से मुक्ति पाने में। तब तक दूसरे कमरे से आती आवाज़ें तेज तेज सी हो गई थी। कुछ जरा सा शोर ही उठा, परंतु वो नहीं समझ पाया कि उधर क्या हो रहा है। जब वो बंधनों से छुटकारा पाकर उठा तब दूसरे कमरे से कोई आवाज़ ना आ रही थी। हैरी ने जेब में हाथ मारा कि ठिठक कर रह गया। वहाँ रिवॉल्वर नहीं थी। वो समझ गया कि रिचा राणा ने उसकी रिवॉल्वर निकाली होगी। हैरी होंठ भींचे बेहद सावधानी से आगे बढ़ा और दरवाजे के पास पहुंचकर छोटे से ड्राइंग रूम में झांका। अगले ही पल चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। सामने ही सोफे पर कोई पड़ा नजर आया। वो एक ही नज़र में पहचान गया कि वो बेहोश है। हैरी की निगाह इधर उधर हर तरफ घूमी। वो रिचा राणा को तलाश कर रहा था, परंतु वो कहीं नज़र न आई। उसके पास उसकी रिवॉल्वर थी, इसलिए वो उसके प्रति सावधानी का इस्तेमाल कर रहा था। किसी तरह की कोई आहट भी नहीं मिल रही थी। वो है कहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? उसके पास रिवॉल्वर होती तो कब का उसने बाहर आ जाना था। इसी तरह इधर उधर झांकता सावधानी से वो वहीं खड़ा रहा। 5-7 मिनट बीत गए। फिर वो धीरे धीरे बाहर निकला। ड्राइंग रूम में पहुंचा। सोफे पर बेहोश पड़े पीताम्बर को उसने देखा। फिर वो सारा घर घूम गया। मोना चौधरी यानी कि रिचा राणा उसे कहीं भी न मिली। हैरी फिर सोफे के पास आकर रुका। नज़रें पीताम्बर के चेहरे पर थी, परंतु मस्तिष्क में सारे हालात फिर रहे थे कि क्या हो रहा है, मामला क्या है। उसके सिर पर बने घूमड़ को उसने सिर पर उसके सिर पर बने घूमड़ को भी देख लिया, जहाँ चोटें मारकर मोना चौधरी ने उसे बेहोश किया था। उसे मन ही मन हैरानी हो रही थी कि राणा की पत्नी ऋचा राणा ने उसे भी बेहोश कर दिया था, अब इस आदमी को भी। एकाएक हैरी की सोचें रुकी। उसकी आंखें सिकुड़ी, होंठ भी अजीब से अंदाज में भिज गए। निगाह पीताम्बर के बेहोश चेहरे पर ही थी। पीताम्बर? एकाएक हैरी के होंठों से निकला। जियालाल का राइट हैंड? हैरी के चेहरे पर गुड़मुड़ से भाव उभरे और ठहर गए। दूसरे ही पल वो हिला और तेजी से बाहर जाने वाले खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा कि ठटक गया। पलटकर वापस आया और इस आशा से पीताम्बर की तलाशी लेने लगा कि रिवॉल्वर मिल जाए। उसकी रिवॉल्वर तो मोना चौधरी यानी कि ऋचा राणा ले गई थी। तभी हैरी के हाथ पीताम्बर के पेट पर रुके। उसे लगा कि पीताम्बर की कमीज़ के भीतर कुछ है। उसने कमीज़ के बटन खोले। नीचे बनियान थी। बनियान के भीतर कागज़ जैसा कुछ मौजूद था। कमीज़ हटाकर उसने बनियान उठाई तो ठिठक कर रह गया। पन्नी के भीतर कुछ कागज़ डालकर पन्नी को पेट के साथ चिपकाकर ऊपर टेप लगा रखी थी, यानी कि उन कागज़ों को उसने बेहद सुरक्षित ढंग से रखा हुआ था। जाहिर था कि वे महत्वपूर्ण कागजात थे। पीताम्बर जैसे इंसान ने इस तरह कागज़ छिपा रखे हैं तो वे और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हैरी ने वक्त गवाए बिना पेट पर चिपके उन कागज़ों वाली पन्नी को पकड़कर खींचा तो पेट पर लगी पन्नी के चारों कोनों से हो रही टेपें उखड़ गईं। कागज़ों वाली पन्नी हाथ में आ गई। उसमें 5-7 कागज़ जैसे ही लग रहे थे। हैरी ने पन्नी को तय करके जेब में डाला और तेज़ी से बाहर निकलता चला गया। फ्लैटों से निकलकर सड़क पर पहुंचा
और तेज़ तेज़ कदम उठाता उस तरफ बढ़ गया जिधर उसकी कार खड़ी थी। चलते चलते उसने सिर पर हाथ फेरा। वो जगह जो मोना चौधरी और ऋचा राणा ने दीवार से टकरा दिया था, एकाएक मोना चौधरी की तरफ ध्यान बट गया उसका। सच में खतरनाक थी वो। उसे भी आसानी से बेहोश करके लुढ़का दिया। पीताम्बर जैसे इंसान को भी बेहोश करके निकल भागी थी, जबकि देखने में महज खूबसूरत गुड़िया जैसी लग रही थी। क्या राणा की पत्नी को मालूम था कि वो राणा की हत्या करने के लिए आ रहा है? पता था तो किसने बताया राणा की पत्नी को? क्या पीताम्बर ने बताया? पीताम्बर वहाँ क्या करने आया था? रामेश्वर ने उसे राणा की हत्या करने का काम सौंप दिया तो उसके बाद पीताम्बर को बीच में नहीं आना चाहिए। पीताम्बर का इस तरह राणा के पास आना गलत था। मामला कुछ गहरा है। ये तो अच्छा हुआ कि पीताम्बर बेहोश था, उसे देख नहीं पाया। कम से कम वो ये नहीं कह सकता था कि पेट के साथ चिपका रखे पत्नी वाले कागज़ वो ले गए। ये बात तो पक्की थी कि उन कागज़ों में कुछ खास है। इन्हीं सोचों में उलझा हैरी अपनी कार तक पहुंचा, भीतर बैठा और कार आगे बढ़ा दी। अगला दृश्य। मोना चौधरी और महाजन पारसनाथ के रेस्टोरेंट में बैठे कॉफ़ी के घूंट भर रहे थे। शाम के 5 बज रहे थे। पारसनाथ अभी अभी उनके पास से उठकर गया था। मोना चौधरी ने राणा के घर से निकलते ही महाजन को फ़ोन करके पारसनाथ के रेस्टोरेंट पहुंचकर मिलने को कहा, तो महाजन ने बगल में खड़ी राणा की कार पर निगाह मारी। राणा बेहोशी में अभी भी उसी तरह बैठा हुआ था। लगता था कि नींद में। उसे उसी हाल में छोड़कर महाजन रेस्टोरेंट में जा पहुंचा था। क्या हुआ बेबी? महाजन ने उत्सुकता से पूछा। मामला क्या है? मोना चौधरी ने होठ से कुड़कर उसे देखा। पारसनाथ भी उनके बीच आ बैठा था। तुम बताओ तो सही कि क्या हुआ? 2 पल खामोश रहकर मोना चौधरी क्या उठी। वो सांवले रंग वाला व्यक्ति कौन था? अगर तुम जानते तो शायद इस मामले में ना आते और मुझे भी ना घसीटते। कौन था वो? महाजन की ओर सिकुड़े। पीताम्बर, अंडरवर्ल्ड किंग जियालाल का राइट हैंड। उफ। तुम्हें पूरा यकीन है मोना चौधरी? पारसनाथ ने पूछा। मैं पीताम्बर को नहीं जानती, उसे कभी देखा नहीं। नाम अवश्य कई बार सुन रखा है, मोना चौधरी ने कहा। उसी ने मुझे बताया कि वो पीताम्बर है। मुझे पूरा यकीन है कि वो गलत नहीं कह रहा था। मैं अभी आया, कहने के साथ ही पारसनाथ बाहर निकल गया। मोना चौधरी ने महाजन को देखा और क्या उठी। तुमने 12 बजे मुझे फ़ोन किया, राणा का पता बताकर कहा कि इस पते पर लंच के आसपास सांवले रंग का एक व्यक्ति पहुंचेगा। उसके पास कोई महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि वह राणा को देने आएगा। उस चीज़ के बदले राणा उसे 2.5 करोड़ जैसी बड़ी रकम देगा, बशर्ते कि उस चीज़ से राणा की तसल्ली हो जाए। तुमने मुझे कहा कि वो व्यक्ति जो भी चीज़ राणा को देगा वो 2.5 करोड़ से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम उससे बड़ी दौलत हासिल कर सकते हैं। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि राणा नाम के उस व्यक्ति के पास पीताम्बर जैसा इंसान आएगा। यह मैं भी नहीं जानता था। मैंने उसे कल देखा था, लेकिन पहचानता नहीं था कि वो पीताम्बर है। महाजन ने कहते हुए मोना चौधरी को देखा। क्या किया तुमने पीताम्बर का? बेहोश छोड़कर आई हूँ, मोना चौधरी ने कहा और अपने कपड़ों से डायरी निकालती बोली। उसकी जेब में पड़ी किताब के साइज़ की यह डायरी मिली है। देखो इसमें क्या है, शायद कुछ काम की चीज़ मिले। पक्का मिलेगी। महाजन ने उसके हाथ से डायरी ली और उसे खोलते हुए हर पन्ना देखने लगा। कुछ देर बाद पारसनाथ ने भीतर प्रवेश किया। मोना चौधरी, हाथ में पकड़ी तस्वीर उसे दिखाता पारसनाथ बोला। क्या वो ये था? मोना चौधरी ने तस्वीर देखी। वो मैली सी हो रही तस्वीर थी। 4 लोगों के पास खड़ा पीताम्बर भी नज़र आ रहा था। ये था, सफ़ेद कमीज़ वाला। मोना चौधरी ने तस्वीर में नज़र आ रहे पीताम्बर पर उंगली रखी। यह पीताम्बर ही है, अंडरवर्ल्ड अंडरवर्ल्ड किंग जियालाल का राइट हैंड। मोना चौधरी के हाथों से तस्वीर लेता पारसनाथ गंभीर स्वर में क्या उठा। वहशी दरिंदा है ये। अंडरवर्ल्ड के लोग जियालाल से ज़्यादा इससे डरते हैं। महाजन डायरी देखने चेक करने में व्यस्त था। क्या तुम इसे ख़त्म कराई हो? बेहोश कराई हूँ। पीताम्बर ने तुम्हें अच्छी तरह देखा था। मोना चौधरी ने सहमति में सिर हिलाया। यह खतरनाक बात हो गई। पीताम्बर की याददाश्त बहुत तेज़ है। वो एक बार किसी को देख ले तो दोबारा उसे देखते ही फ़ौरन पहचान लेता है। मेरे ख्याल में पीताम्बर की निगाहों में आकर तुमने ठीक नहीं किया। उसने तुम्हें कहीं देख लिया या कहीं से तुम्हारी तस्वीर देखकर पहचान लिया कि मोना चौधरी उसे बेहोश करके डायरी छीन कर ले गई है, तो वो तुम्हारी तलाश में ज़मीन आसमान एक कर देगा। वो कहीं से भी तुम्हें ढूंढ लेगा, तुम तब पहुंच जाएगा। मोना चौधरी के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। तुम्हारा मतलब कि पीताम्बर की और मेरी मुलाकात जल्दी होगी? मोना चौधरी बोली। पारसनाथ ने हाँ में सिर हिलाया। होने दो, मोना चौधरी ने लापरवाही से कहा। तुम मेरे लिए पैंट कमीज़ का इंतज़ाम करो। ये कमीज़ सलवार तो उस काम के लिए मैंने पहना था, कहकर उसने महाजन को देखा जो डायरी खंगालने में लगा हुआ था। पारसनाथ बाहर निकल गया था। आधे घंटे में मोना चौधरी को कपड़े दे गया था। मोना चौधरी ने कपड़े बदल लिए थे। अब वो सूती कपड़े की हरी पैंट और गहरे पीले रंग के टॉप में नजर आने लगी थी। खिला चेहरा और खूबसूरत लग रही थी। महाजन डायरी के पन्नों में व्यस्त था। 1.5 से 2 घंटे हो गए। आखिरकार महाजन ने डायरी बंद करते हुए मोना चौधरी को देखा। उसके चेहरे के भावों से मोना चौधरी समझ गई कि महाजन को मज़ा नहीं आया। बेबी, महाजन गहरी सांस लेकर बोला, ये डायरी महत्वपूर्ण तो है परंतु पुलिस के लिए।
स्वयं पीताम्बर के लिए। हमारे लिए इस डायरी का कोई फ़ायदा नहीं। पीताम्बर ने अपने काम धंधे के बारे में पॉइंट्स नोट कर रखे हैं इसमें, और लेन देन के अलावा कुछ के नाम पते लिख रखे हैं। तुम्हारा मतलब कि सारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ? महाजन ने इनकार में सिर हिलाया। कल तुमने रेस्टोरेंट में पीताम्बर और राणा के बीच क्या बातें सुनी थी? मोना चौधरी ने पूछा। महाजन ने सारी बातचीत बताई। महाजन के खामोश हो जाने पर मोना चौधरी सोचों में डूबी नजर आई। तुमने पीताम्बर की ठीक से तलाशी ली थी? एकाएक महाजन ने पूछा। यही गलती हो गई मुझसे, मोना चौधरी ने कहा, और पीताम्बर की डायरी उठा ली। क्या मतलब? पीताम्बर की पैंट की जेब में मुझे ये डायरी नजर आई तो जल्दबाजी में मुझे लगा कि इसी डायरी को देने वो राणा के पास आया है। डायरी लेकर मैं आ गई। उसके कपड़ों की तलाशी न ले सकी। यह मेरी भूल थी। मुझे अच्छी तरह उसकी तलाशी लेनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में जिस चीज़ का सौदा वो राणा के पास करने आया था, जल्दबाजी में वो चीज़ राणा के पास ही छोड़ाई हूँ। महाजन से कुछ कहते ना बना। शायद इस डायरी में ऐसा कुछ हो जिसका मुझे पता ना चल रहा हो, महाजन ने सोच भरे सर में कहा। यह बात तो इस बारे में राणा ही बता सकता है, मोना चौधरी बोली। दोनों की नज़रें मिली। तुम्हारा मतलब कि राणा को एक बार फिर घेरना पड़ेगा? महाजन क्या उठा। हाँ, हो सकता है। जिस चीज़ का सौदा वो पीताम्बर से कर रहा है वो चीज़ डायरी में ही हो, वरना इतनी बड़ी डायरी जेब में रखकर पीताम्बर क्यों घूमता फिरेगा? मोना ने सोच भरे सर में कहा। कुछ भी हो सकता है। राणा से बात करके असल बात का पता चल पाएगा। लेकिन एक बात मुझे खटक रही है। कई बार सोचा कि तुमसे कहूँ, लेकिन हर बात रह गई। क्या? राणा की उम्र ज़्यादा नहीं है, 22-24 का होगा। रहता भी अकेला फ्लैट में। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि 2.5 करोड़ का सौदा पीताम्बर से कर सके? ये बात भी नहीं हो सकती कि वो पीताम्बर को बेवकूफ़ बना रहा हो। पीताम्बर को इस तरह बेवकूफ़ बनाने का मतलब है मौत। दूसरी तरफ ये बात भी है कि पीताम्बर घिसा हुआ मक्कार बंदा है। वो किसी गलत बंदे से इस तरह सौदा भी नहीं कर सकता। महाजन सोच भरे स्वर में कह रहा था। यानी कि राणा कोई आसान चीज़ ना होकर कुछ खास है, वरना पीताम्बर उससे किसी चीज़ का सौदा नहीं करता। मोना चौधरी होंठ से कोड़े सिर हिलाकर रह गई। अगला दृश्य। पी के राणा। महाजन कब का उसके पास से जा चुका था। वो वैसे ही बेहोशी की हालत में सीट पर नींद की मुद्रा में बैठा था। उसे होश आया। होठों से कराह निकली। हाथ सिर पर गया। फिर एक हाथ से उसने स्टेयरिंग थाम लिया। कुछ पलों तक आंखें बंद किए हुए ही थोड़ा थोड़ा हिलता रहा, फिर आंखें खोली। तेज़ धूप से आंखें चौंधी आईं। पलकें फ़ौरन बंद हो गईं। फिर धीरे धीरे आंखें खुल गईं। उस सीट पर बैठा वो बाहर नजरें दौड़ाने लगा। चंद पलों में उसे याद आता चला गया वो पार्किंग में खड़ी कार में आ बैठा था कि सभी दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर रिवॉल्वर थामे कोई भीतर आया और उसे सिर झुकाने का आदेश दिया। ना चाहते हुए भी उसने उसके सामने सिर झुकाया तो उसने कनपट्टी पर हाथ रखकर अंगूठे से जाने कौन सी नस दबाई कि वो बेहोश होता चला गया। उसके बाद होश आया तो अब राणा ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी और हिसाब लगाया कि वो करीब 1.5 घंटा बेहोश रहा। अगले ही पल राणा के होंठ भिज गए। वो तुरंत संभला। आसपास देखा। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। पार्किंग अटेंडेंट भी दूर था। उसी पल उसने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाया। फ़ौरन बात हुई। कहो राणा, मर्दाना आवाज़ कानों में पड़ी। नारंग, मुझे रोका गया है कि मैं पीताम्बर से अपने फ्लैट पर न मिल सकूं। राणा शब्दों पर जोर देकर बोला। ठीक मौके पर मुझे बेहोश कर दिया गया। यकीनन कोई मुझ पर नज़र रख रहा होगा। क्षणों की चुप्पी के बाद उधर से नारंग की आवाज़ कानों में पड़ी। मुझे ये संभव नहीं लगता राणा। क्यों? तुम्हारी और पीतम्बर की बात को कोई तीसरा कैसे जान सकता है? क्या तुमने इस मामले का किसी से जिक्र किया? नहीं। पीताम्बर जैसा इंसान भी जिक्र नहीं करेगा। वो तो सारा काम गुप्त तौर पर कर रहा है। ऐसे में वो किसी भी कीमत पर किसी से बात नहीं करेगा। किसी तीसरे को तुम दोनों के मामले की भनक कैसे लग गई? लेकिन कहते कहते राणा ने होड़ बीच लिए। मेरे ख्याल में कोई इत्तेफाकी घटना तुम्हारे साथ हो गई है, उधर से कहा गया। हो सकता है किसी ने लूटने के लिए तुम्हें बेहोश कर दिया। मेरा सारा सामान सलामत है। मुझे बेहोश करने वाला रिवॉल्वर के साथ पार्किंग में खड़ी मेरी कार में घुसाया था और मुझे बेहोश करके चला गया। इस बात को क्या कहोगे? क्यों उसने मुझे बेहोश किया? अगर तुम्हारी बात को सच मानूं तो तुम्हारे फ्लैट पर पीताम्बर के साथ भी कोई घटना घटी होनी चाहिए। इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं। मैं अभी पता लगवाता। दूसरी तरफ से नारंग ने कहना चाहा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने फ़्लैट पर जा रहा हूँ। अगर सब ठीक है तो पीताम्बर को अब भी मेरे फ्लैट पर ही होना चाहिए। राणा ने कहा। फ़ोन बंद करके वापस रखा। फिर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में बसी कठोरता स्पष्ट नजर आ रही थी। अगला दृश्य। दरवाज़ा खुला हुआ था। राणा सावधानी से भीतर प्रवेश कर गया। गहरी खामोशी छाई हुई थी उसके फ्लैट पर। राणा ने एक ही निगाह में पहचाना कि लंबा सोफ़ा अपनी जगह से हिला हुआ है। उसने पलट कर खुला प्रवेश द्वार बंद किया और रिवॉल्वर निकालकर पूरा फ्लैट छान मारा। कोई भी न था फ्लैट में, परंतु ये बात तो स्पष्ट थी कि उसके फ्लैट में कोई था। एक पानी का गिलास किचन में पड़ा था, दूसरा सेंट्रल टेबल पर।
ट्रे भी पास ही पड़ी थी। बेडरूम में उसे खुली रस्सियाँ मिली। एक ही निगाह में उसे स्पष्ट एहसास हो गया कि इन रस्सियों में किसी को बांधा गया है। किसे बांधा और किसने बांधा, यह सवाल उसकी सोचों में उठ खड़ा हुआ था। वो ड्राइंग रूम में लंबे सोफे के पास पहुंचा, जो कि थोड़ा सा हटा हुआ पड़ा था। अगले चंद पलों में उसे सोफे पर लगा ज़रा सा खून नजर आया। यूं तो वहाँ खून की एक बूंदी थी, परंतु उसकी निगाह से छिपी न रही। राणा के होंठ भिज गए। कुछ हुआ था उसके फ्लैट पर। पीताम्बर अवश्य यहाँ पहुंचा होगा। कोई दूसरा भी था। राणा ने रिवॉल्वर जेब में रखी और फ़ोन निकालकर बात की, जिससे वो पहले बात कर चुका था। नारंग, गड़बड़ हो गई है, राणा ने सोच भरे घूमते स्वर में कहा। क्या? मेरे फ्लैट के हालात बता रहे हैं कि यहाँ कुछ हुआ है। सोफे पर थोड़ा सा खून लगा हुआ है। बेडरूम में रस्सियाँ इस हाल में पड़ी हैं कि जैसे किसी को बांधा गया हो, राणा ने बताया। सच में? तुम्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन हुआ क्या होगा? पीताम्बर अवश्य तुमसे मिलने आया होगा। हाँ, आया होगा। ऐसे में फ्लैट पर या तो पहले कोई था या बाद में आ पहुंचा होगा। पीताम्बर को उससे झगड़ा हुआ हो सकता है। पीताम्बर आसानी से हारने वाले लोगों में से नहीं है। जियालाल को तुम भूल रहे हो। पीताम्बर कुछ भी सही, जियालाल जैसा दम नहीं रखता। पीताम्बर की पीठ पर जियालाल का हाथ रहा तो आज पीताम्बर सबके लिए खौफ बना घूम रहा है। परंतु जियालाल और पीताम्बर के बीच गड़बड़ हो जाने की वजह से पीताम्बर भागा फिर रहा है और जियालाल के आदमी खामोशी से उसे तलाश करते फिर रहे हैं। ये तुमने कल मुझे बताया था। और मुझे पीताम्बर ने ही ये बात बताई थी कि उसकी और जियालाल की बात बिगड़ चुकी है। लेकिन ये बात अंडरवर्ल्ड में कोई नहीं जानता। ये बात जब भी खुलेगी, अंडरवर्ल्ड में तूफान उठ खड़ा होगा। और नारंग, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे उस आदमी ने बेहोश क्यों किया। तुमने उसे अच्छी तरह देखा था जिसने तुम्हें बेहोश किया? बहुत अच्छी तरह देखा था, राणा शब्दों को चबाकर बोला। दोबारा भी पहचान लूँगा। कुछ पलों तक लाइन में खामोशी रही। पीताम्बर से पता चलेगा कि बात क्या है। उसे फ़ोन करो। उसके पास कल तक ना तो फ़ोन था और ना ठिकाना, लेकिन मेरा फ़ोन नंबर वो ले गया था, तो उसके फ़ोन आने का इंतज़ार करो। पीताम्बर से बात करना बहुत ज़रूरी है। वो हमें ख़ास चीज़ दे रहा था। तुम खामोशी के साथ पीताम्बर का पता लगवाने की कोशिश करो कि वो कहाँ हो सकता है। ठीक है, फ़ोन बंद करता हूँ। अब क्या करोगे? अपने फ्लैट पर ही रहूँगा। हो सकता है पीताम्बर फ़ोन करे और फ्लैट पर फेरा लगाने आ जाए। हो सकता है पीताम्बर की हमारी मुलाकात कभी ना हो सके। क्यों? राणा के होंठों से निकला। अगर वो जियालाल के हाथ लग गया तो उसी वक्त बुरी मौत मारा जाएगा। पीताम्बर बच्चा नहीं है, वो जियालाल के हाथों में पड़ जाएगा। कुछ भी हो सकता है, तुम सतर्क रहना। कैसा भी खतरा तुम्हें भी घेर सकता है फ्लैट पर। दो को मेरे फ्लैट की निगरानी पर लगा दो, एकाएक राणा बोला। उन्हें समझा देना कि सब समझा दूंगा। राणा ने फ़ोन बंद किया। चेहरे पर परेशानी जैसे भाव आ ठहरे थे। पीताम्बर से मिलना बहुत ज़रूरी था, परंतु किसी ने उसे मौके पर बेहोश कर दिया और वो पीताम्बर से न मिल सका था। अगला दृश्य। रात के 10 बज रहे थे। हैरी टेबल पर उन कागज़ों को फैलाए बीते 3 घंटों से उन्हें समझने की चेष्टा कर रहा था। वे कागज़ उसे पीताम्बर के पेट से बंधे मिले थे। हैरी सीधा मोरनी वाले फ्लैट पर ही आया था, परंतु मोरनी वहाँ नहीं थी और अभी तक नहीं आई थी। अपने पास मौजूद दूसरी चाबी से उसने दरवाज़ा खोला था। वो समझ गया कि मोरनी उसके 10 लाख में से पैसे निकाल कर उन्हें कहीं बर्बाद करने गई है। वो 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा एक ही कागज़ था, जिस पर कहीं का नक्शा बना हुआ था और नक्शे की लाइनों के बीच सुरंग बने होने का एहसास हो रहा था। इतना तो हैरी को एहसास हो चुका था कि कागज़ पर बना नक्शा खासी अहमियत रखता है। पीताम्बर जैसे इंसान ने उस नक्शे को अपने पेट पर टेपों से बांधकर सुरक्षित रखा हुआ था, यानी कि वो नहीं चाहता था कि किसी भी स्थिति में यह नक्शा उससे कोई छीन सके। परंतु वो छीन लाया था। तभी दरवाजे पर आहट हुई। कॉल बेल बजी। हैरी सतर्क हुआ। दबे पांव दरवाजे के पास पहुंचा और आई मैजिक पर आंख लगा दी। बाहर उसे मोरनी का चेहरा दिखा। हैरी ने दरवाज़ा खोला। मोरनी भीतर आई तो उसने दरवाज़ा बंद किया। हैरी को फ़ौरन एहसास हो गया कि मोरनी ने विस्की पी रखी है, परंतु वो बहुत अच्छी तरह से होश में थी। कहाँ से आ रही हो? हैरी ने उसे घूरा। पतियों की तरह जल रहे हो, मोरनी हंसी। भाड़ में जा, हैरी ने तीखे स्वर में कहा और टेबल पर मौजूद नक्शे के पास पहुंचकर उसे देखने लगा। मोरनी भी पास पहुंची और दिलचस्पी से उस नक्शे को देखने लगी। उसने लंबी स्कर्ट और ढीला सा ब्लाउज पहन रखा था। सच में वो शानदार ढंग से खूबसूरत लग रही थी। मार दिया उसे? मोरनी ने पूछा। किसे? हैरी की निगाह नक्शे पर थी। शिकार को? नहीं, वो नहीं मिला। अच्छा हुआ। मोरनी भी नक्शे को देख रही थी। तू ये काम छोड़ दे, मान ले मेरी बात। क्यों मानूं? शरीफों की तरह ज़िंदगी बिता, बहुत मज़ा आएगा। हैरी खामोश रहा। तू तो जब तक शिकार को ठिकाने ना लगा ले तब तक चैन से नहीं बैठता। आज क्या हो गया तुझे? शिकार नहीं मिला और यहाँ मज़े से बैठा है, क्या चक्कर है? मोरनी नक्शे को ही देख रही थी। तू क्या करेगी जानकर? नक्शे पर से नज़रें हटाकर हैरी ने मोरनी को देखा।
मर्जी है तेरी, नहीं बताना तो मत बता, सोच ले, मैंने पहले भी बहुत बार तेरी परेशानियों को दूर किया है। हैरी ने सिगरेट सुलगाई और सोफे पर जा बैठा। मोरनी नक्शे के पास खड़ी उसे ध्यानपूर्वक देख रही थी। जियालाल के आदमी रामेश्वर से ये काम मिला है, हत्या करने का। नज़रें नक्शे पर थी मोरनी की। हाँ, जियालाल को शायद तू नहीं जानती, वो अंडरवर्ल्ड किंग है। मोरनी ने बात काट कर कहा। मत भूल कि 3 साल मैंने होटलों में डांस का काम किया है। मैं हर बुरे इंसान को जानती हूँ। तू आगे बता। वो नक्शे को देखते क्या उठी। हैरी ने सारी बात बता दी। मोरनी ने पहली बार नक्शे से नज़रें हटाकर हैरी को देखा। तो तू पीताम्बर से टकरा गया। उसने अपने पास यह नक्शा छिपा रखा था। हाँ, रॉयल क्लब से आ रही हूँ, मेनका के पास बैठी थी, उसी ने 2 पैग पिला दिए थे। मोरनी की आवाज़ में एकाएक गंभीरता आ गई थी। मेनका के पास अमरनाथ आता रहता है, दोनों में गाड़ी छनती है। अमरनाथ रामेश्वर के लिए काम करता है। मेनका बता रही थी कि दोपहर में अमरनाथ आया था। अमरनाथ ने उसे बताया कि जियालाल और पीताम्बर में अनबन हो गई है। जाने किस बात को लेकर पीताम्बर जियालाल की खिलाफत पर उतर आया। वो कुछ व्यस्त रहेगा, क्योंकि जियालाल के अधिकतर लोग पीताम्बर को ढूंढ रहे हैं। जियालाल ने कहा है कि पीताम्बर को जिंदा पकड़ा जाए, जिंदा वो हाथ ना आए तो उसे मार दिया जाए। हैरी आंखें सिकोड़े मोरनी को देखे जा रहा था। तू रामेश्वर के कहने पर अपने शिकार को मारने गया और वहाँ पर पीताम्बर मिला, ऐसा क्यों? मुझे क्या पता। सीधी सी बात तेरी समझ में नहीं आ रही क्या? मोरनी एक तीखे सर में कह उठी। तू गलती से अंडरवर्ल्ड के मामले में दखल दे बैठा है। तेरे को जियालाल का काम नहीं करना चाहिए था, उससे 10 लाख नहीं पकड़ना चाहिए था। 10 लाख लेकर तू फंस गया। तेरे को रामेश्वर का दिया काम करना ही पड़ेगा, वरना रामेश्वर तेरे को काट देगा और जिसका तूने शिकार करना है उसका वास्ता किसी न किसी तरह से जियालाल से तो है ही। तभी तो जियालाल तुम्हारे द्वारा उसकी हत्या करवा रहा है। तेरे शिकार का वास्ता पीताम्बर से भी खास है, तभी तो वो तेरे शिकार के घर पाया गया, जबकि जियालाल के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। ये बात पीताम्बर को अच्छी तरह मालूम होगी। पीताम्बर क्यों गया था राणा नाम के शिकार के पास? हैरी सोच भरे स्वर में बोला। किसी काम के लिए भी जा सकता है, उससे दोस्ती करने गया हो सकता है, उसकी जान लेने गया हो सकता है, उससे कुछ पूछना चाहता होगा, यानी कि किसी काम के लिए भी। तेरे को पक्का पता है कि उसके राणा से मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई। हैरी पक्के सर में क्या उठा। मैं 20-25 मिनट ही बेहोश रहा। वहाँ राणा की पत्नी ऋचा राणा थी। पीताम्बर आया। मुझे थोड़ी थोड़ी आहटें आवाज़ें मिल रही थी ड्राइंग रूम से, उनमें कुछ हो रहा था। राणा आया होता तो मेरे पास तक भी अवश्य आता। मैं बंधनों से आज़ादी पाकर उस कमरे में पहुंचा तो ऋचा राणा वहाँ नहीं थी। पीताम्बर सोफे पर बेहोश लड़का पड़ा था। मोरनी के ऊँट सिकुड़े। मानना पड़ेगा इस ऋचा राणा को, मुस्कुरा कर बोली मोरनी। उसने कितनी आसानी से तुम्हें बेहोश कर दिया और पीताम्बर जैसे इंसान को भी लुढ़का गई। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्या चाहती होगी वो? हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब उसके पास था ही नहीं। तो खामा खा के जमेले में फंस गया हैरी अब। तभी हैरी के मोबाइल के फ़ोन की बेल बज उठी। हैरी ने फ़ोन निकाल कर बात की। दूसरी तरफ रामेश्वर था। अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? रामेश्वर की आवाज़ कानों में पड़ी। हैरी ने मोरनी पर निगाह मारी और शांत स्वर में क्या उठा। तेरा काम नहीं होगा। तूने वादा किया था काम करने का, और मैंने 10 लाख तेरे को दिए। हमसे पंगा मत ले, वरना। पंगा तो तू ले रहा है रामेश्वर। बात साफ कर। एक तरफ तूने मुझे काम दिया, दूसरी तरफ वहाँ पीताम्बर को भेज दिया। पीताम्बर? रामेश्वर चौंका। कहाँ पर भेजा मैंने? राणा के घर पर। मैंने नहीं भेजा। झूठ मत बोल। मैं वहाँ रहकर अपने शिकार के आने का इंतज़ार कर रहा था कि ऊपर से पीताम्बर आ गया। फिर क्या? पीताम्बर के आने की बात तेरे मेरे में नहीं थी। मुझे लगा कि गड़बड़ है, मैं चला आया उधर से। ये तो अच्छा हुआ कि पीताम्बर की नज़रों में नहीं आया। ये गड़बड़ तूने क्यों कराई? मैंने कुछ नहीं कराया। झूठ मत बोल। ऐसा मत कह, धंधे में मैं झूठ नहीं बोलता। रामेश्वर का उलझा सर कानों में पड़ा। मैं ऐसा क्यों करूँगा कि तेरे को काम देकर वहाँ पर पीताम्बर को भेज दूँगा? पीताम्बर वहाँ अपनी मर्ज़ी से आया होगा। पीताम्बर से पूछ कि वो मेरे शिकार के पास क्यों आया। मैं ऐसे गड़बड़ वाले ढंग से काम नहीं करता रामेश्वर। जियालाल का डर मत दिखा मुझे। धंधा कर रहा है तो धंधे वाले ढंग से ही चल। बात का जवाब बात से दे, धमकी से नहीं। उधर से रामेश्वर कैसे बताता कि पीताम्बर से बात नहीं हो सकती, वो जियालाल के खिलाफ हो गया है। एक बात बता, रामेश्वर की आवाज़ आई। क्या? पीताम्बर राणा के घर किसके साथ आया था? अकेला था। पक्का? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? रामेश्वर की तरफ से आवाज़ नहीं आई। मुझे बताइए क्या चक्कर है? तू राणा को ख़त्म करने का काम मुझे देता है तो पीताम्बर राणा के पास पहुंच जाता है। चक्कर में तू ना पड़, ये बता कि पीताम्बर मिला राणा से? मेरे को क्या पता, मैं तो आ गया था। रामेश्वर की तरफ से आवाज़ नहीं आई। मोरनी एकटक हैरी को देख रही थी। मेरी सुन रामेश्वर, हैरी बोला। क्या? हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। तूने मुझे काम दिया, मैं काम करने गया, लेकिन पीताम्बर की वजह से सारी गड़बड़ हो गई। मेरा कोई कसूर नहीं, काम रुक गया। अब इस काम के लिए मैं दोबारा नहीं जा सकता, क्योंकि राणा के फ्लैट पर पीताम्बर को देखा तो उसके
चेहरे से खतरनाक इरादे भभक रहे थे। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, लेकिन ये काम मैं नहीं करूँगा। तब मैं पीताम्बर के सामने पड़ता तो शायद वो मुझे भी मार देता। ऐसे ही लग रहा था वो। मैं धंधा करने निकलता हूँ, झगड़े में अपनी जान नहीं गंवाता। तेरे 10 लाख मेरे पास रखा है। तेरा एक शिकार मुझ पर उधार रहा। जब भी कहेगा किसी दूसरे का शिकार कर दूंगा, 10 लाख बराबर हो जाएगा। मैं तेरे से फिर बात करूंगा। कहने के साथ ही रामेश्वर ने फ़ोन बंद कर दिया था। हैरी ने फ़ोन बंद किया, टेबल पर रखा। अच्छा किया जो खुद को इस मामले से निकाल लिया। मोरनी सोच भरे स्वर में क्या उठी। तूने बताया कि पीताम्बर की जयलाल से ठन गई है, तो सारी बात पीताम्बर पर डालकर इस काम के लिए मना कर दिया रामेश्वर को, वरना मैं इन लोगों के झगड़ों में पिस जाता। मोरनी की निगाह पुनः नक्शे पर जा टिकी। ये नक्शा तेरे को पीताम्बर के पेट से चिपका मिला? हाँ, बहुत हिफाजत से रखा था उसने ये नक्शा। मैं इस नक्शे को समझ रही हूँ। मोरनी सोच भरे स्वर में क्या उठी। ये नक्शा किसी जगह पर बनी सुरंग तक पहुँचने के लिए बनाया गया। इस सुरंग के आसपास क्या है ये समझ नहीं आ रहा। जाने ये निशान किस चीज़ के, सुबह तक समझ जाऊंगी। अभी 2 पैक चढ़ा रखे हैं, खोपड़ी ठीक से काम नहीं कर रही। सुरंग है कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा। हैरी क्या उठा। मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? सुरंग में है क्या? मुस्कुरा पड़ी मोरनी। हैरी उसे देखता रहा। पीताम्बर जैसे इंसान के पास किसी सुरंग का नक्शा है तो उस सुरंग में कुछ खास ही होगा। खास ही नहीं, बेहद खास होगा। हैरी शब्दों को चबा कर क्या उठा। कुछ पल उनके बीच चुप्पी रही। पीताम्बर के पास से तू नक्शा ले आया, ऐसा करते तेरे को किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, तब फ्लैट खाली था। मैंने अच्छी तरह देख लिया था। हैरी क्या उठा। अगर वहाँ कोई हुआ और तेरे को पहचानता हुआ तो? ऐसा कुछ भी नहीं था। तू मस्त रह, हैरी विश्वास भरे सर में बोला। ठीक है, सुबह इस नक्शे को ध्यान से देखूंगी। पीताम्बर भी बहुत टेक्निकल बंदा है। नक्शा कैसे पेट से चिपका कर रखा हुआ था? टेक्निकल नहीं, टैक्टफुल कहते हैं। तेरे को कितनी बार समझाया और तू समझता ही नहीं है। मोरनी झल्लाई। तेरे को मेरी बात समझ आ गई ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, तो टेक्निकल कहूँ या कुछ भी, क्या फ़र्क पड़ता है? हैरी हौले से हंसकर क्या उठा। अगला दृश्य। रात के 10:30 बज रहे थे जब मोना चौधरी और महाजन राणा के फ्लैट पर पहुंचे। उन्होंने आसपास देख लिया था कि कोई राणा के फ्लैट पर नज़र तो नहीं रख रहा। नज़र रखने वाला कोई नहीं दिखा। अगर कोई था तो उन्हें नज़र नहीं आया। तू चल बेबी, महाजन दबे सर में क्या उठा। मैं तेरे को पीछे से कवर करता हूँ। मोना चौधरी आगे बढ़ गई। सीढ़ियाँ चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंची और राणा के फ्लैट की कॉल बेल दबाई। बेल बजने की आवाज़ आई। भीतर लाइट जल रही थी। आहटें दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला राणा ही था। दरवाज़ा उसने पूरा ना खोला था। उसका चेहरा और शरीर के आगे का हिस्सा ही नजर आए। पल्ला इतना ही खुला था। मोना चौधरी समझ गई कि दरवाजे की ओट में हो रहे राणा के किसी हाथ में रिवॉल्वर। राणा? मोना चौधरी ने शांत स्वर में पूछा। हाँ। राणा की पैनी निगाह मोना चौधरी पर थी। पीताम्बर के बारे में मुझे बात करनी है। मोना चौधरी का सर साधारण ही था। कैसी बात? अकेले हो? हाँ, मुझे भीतर आने दो। राणा सोच भरी निगाहों से मोना चौधरी को देखने लगा, फिर दरवाज़ा खोलकर पीछे हटा। मोना चौधरी ने भीतर प्रवेश किया। इससे पहले कि राणा दरवाज़ा बंद करता, दरवाजे को ढकेलते हुए महाजन भीतर आ गया। राणा चौंका। उसने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया तो मोना चौधरी क्या उठी। मेरे साथ है ये। राणा के होठ सिकुड़े। उसने दरवाज़ा बंद किया और सोच भरी निगाहों से दोनों को देखने लगा। हमें लेकर किसी बात की फिक्र मत करो। रिवॉल्वर जेब में रख लो, मोना चौधरी ने कहा। पीताम्बर के बारे में क्या बात करना चाहते हो? उसने रिवॉल्वर थामे रखी। वो आज दोपहर को तुम्हें कुछ देने आया था। तुम्हें कैसे पता? राणा चौंका। सब पता है। किससे पता चला? यह सवाल रहने दो, ये बताओ कि पीताम्बर तुझसे मिला? नहीं। वो तभी राणा की निगाह महाजन पर जा टिकी। एकाएक उसकी आंखें से गुड़ती चली गई। महाजन मुस्कुरा उठा। तुम तुमने आज मुझे पार्किंग में बेहोश किया था। वो तुम ही थे। राणा के होठों से तेज स्वर निकला। बहुत देर कर दी पहचानने में, महाजन ने मुस्कुराते हुए कहा। राणा के होंठ भिजने लगे। अपने को नॉर्मल रखो, मोना चौधरी बोली, वरना जो बात हम करने आए वो नहीं हो पाएगी। तुमने मुझे बेहोश क्यों किया? ताकि जो तुम पीताम्बर से लेना चाहते हो वो हम ले लें। ओह, राणा एकाएक सतर्क दिखा। तो तुम दोनों ने वो चीज़ पीताम्बर से ले ली? हाँ, मोना चौधरी बोली। इसके लिए उसे बेहोश करना पड़ा। तुमने किया बेहोश? राणा ने मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी ने सहमति से सिर हिलाया। हैरानी है कि पीताम्बर को तुमने बेहोश कर दिया। राणा अपने पर काबू पाता बोला। कौन हो तुम? मेरे बारे में जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास क्यों आए? राणा ने अभी भी रिवॉल्वर थाम रखी थी। तुमने, महाजन बोला, उस चीज़ का सौदा पीताम्बर से 2.5 करोड़ में किया था। अब वो चीज़ हमारे पास है। भाव बढ़ गए। ज़रूरत हो तो 3 करोड़ देकर तुम वो चीज़ हमसे ले सकते हो। राणा ने दोनों को देखा, फिर रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कह उठा। वो चीज़ दिखाओ, उसके बाद ही फैसला कर सकूँगा।
महाजन ने जेब से डायरी निकाली और राणा को थमा दी। राणा ने डायरी को देखा, ध्यानपूर्वक देखा। कई मिनट बीत गए। फिर डायरी बंद करके महाजन की तरफ उछाली और व्यंग भरे स्वर में क्या उठा, मेरे लिए इस डायरी की कीमत 3 रुपये जितनी भी नहीं है। क्या? महाजन के होठों से निकला। उसने डायरी लपक ली। मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। इसमें कोई शक नहीं कि यह डायरी पीताम्बर की है। बेहतर होगा कि काम की बात पर आ जाओ। मुझे वो चीज़ दो जिसके बारे में तुम अब बात करने वाली हो। राणा गंभीर स्वर में क्या उठा। वो चीज़? किस चीज़ की बात कर रहे हो तुम? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। जिसकी कीमत तुम लोग 3 करोड़ मांग रहे हो। वो तो डायरी। कहते कहते मोना चौधरी ठिठक गई। नज़रें पीताम्बर पर जा टिकी थी, जो किचन के दरवाजे पर चौखट से कंधा लगाए उसे पत्थर की सी नज़रों से देख रहा था। दिन वाले कपड़े ही पहन रखे थे उसने। उसे एकाएक वहाँ पाकर मोना चौधरी ठगी सी खड़ी रह गई। महाजन उसे देखते ही फौरन पहचान गया। कल रेस्टोरेंट में जो देखा था इसे, तब नहीं जानता था कि ये जयलाल का राइट हैंड पीताम्बर है, लेकिन ये बात अब जान चुका था। महाजन सतर्क हो उठा। राणा गंभीर नज़रों से तीनों को बारी बारी देख रहा था। पीताम्बर के होंठों पर पत्थर सी मुस्कान उभरी। वो चौखट से हटा और धीरे धीरे कदम उठाता आगे आने लगा। नज़रें मोना चौधरी पर टिकी थीं। एकाएक वो सतर्क स्वर में क्या उठा, नक्शा कहाँ है? नक्शा? मोना चौधरी के होठों से निकला। जो तुम मुझे बेहोश करके ले गई थी। मैं कोई नक्शा नहीं ले गई। नहीं ले गई? नहीं। तभी पास पहुंचे पीताम्बर की बाँह उठी और भारी हाथ का चाटा मोना चौधरी के गाल पर जा पड़ा। चाटे की तेज़ आवाज़ वहाँ गूंज उठी। मोना चौधरी को लगा जैसे कोई हथौड़ा उसके गालों से टकराया हो। पूरे शरीर के साथ उसका सिर भी झंझना उठा। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हुई और संभल गई। उसने फौरन पीताम्बर को देखा। साफ तौर पर पीताम्बर का चेहरा न दिखा। चाटे की भनभनाहट अभी भी सिर पर असर कर रही थी। साले हरामी, बेबी पर हाथ उठाता है। महाजन के होठों से कुर्राहट निकली। वो पीताम्बर पर झपटा। उसी पर फुर्ती से रिवॉल्वर निकालकर राणा ने महाजन की कमर से लगा दिया। पीताम्बर की तरफ मत बढ़ना। महाजन दांत किटकिटाकर वहीं रुक गया। पीताम्बर क्रूर निगाहों से मोना चौधरी को देखता क्या उठा। पहले तो इसलिए कामयाब रही कि तू राणा की बीवी बनकर मुझसे मिली। मैं धोखा खा गया, वरना तभी मैं तेरे को न छोड़ता। ये बहुत बड़ी बात है कि तेरे जैसी गुड़िया मुझे बेहोश करके मेरा सामान ले उड़ी। मोना चौधरी अब तक अपने को संभाल चुकी थी। निकाल वो नक्शा। पीताम्बर गुर्राया। मैंने तेरी जेब से डायरी निकाली थी। मोना चौधरी की निगाह पीताम्बर के चेहरे पर टिकी थी। बकवास करती है तू। मरेगी मेरे हाथों से। पीताम्बर तोड़ देने वाले अंदाज में मोना चौधरी पर झपटा। वो मोना चौधरी की गर्दन पकड़ने का इरादा रखता था, लेकिन मोना चौधरी तक ना पहुंच सका। पास पहुंचते ही मोना चौधरी की ठोकर उसके पेट में पड़ी। पीताम्बर के होंठों से हल्की सी चीख निकली और दोनों हाथों से पेट थामे पीछा होता चला गया। राणा की आंखों में हैरानी उभरी और लुप्त हो गई। दिन में तूने कोई धोखा नहीं खाया था पीताम्बर। मोना चौधरी शांत स्वर में क्या उठी। तब भी तूने मेरा मुकाबला किया था और चोट खाकर बेहोश हो गया था। अब तेरे को इस बात का विश्वास हो गया होगा। पीताम्बर संभला, सीधा हुआ। पेट में पड़ी ठोकर के निशान जैसे चेहरे पर नजर आ रहे थे। वो दांत भींचे मोना चौधरी को देखने लगा। वो इस वक्त सच में खतरनाक बम जैसा लग रहा था। कौन है तू? पीताम्बर पत्थर जैसे सख्त सर में क्या उठा। मोना चौधरी उसे देखती रही। अपने बारे में बता। पीताम्बर पर हाथ उठाना आसान नहीं, लेकिन तूने उठाया है। कौन है तू? मोना चौधरी। कौन? पीताम्बर के चेहरे से लगा कि वो कुछ हजम करने की चेष्टा कर रहा है। मोना चौधरी, इश्तेहारी मुजरिम? हाँ वही। राणा ने महाजन की कमर से लगा रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे कर लिया। पीताम्बर देखता रहा मोना चौधरी को। तो इस मामले में कैसे आ गई? आ गई? कुछ खामोशी सी छा गई वहाँ। सुन। पीताम्बर की आवाज़ अब कुछ ढीली थी। मैं पहले से ही झंझट में फंसा हुआ हूँ। तेरे से झगड़ा बढ़ाने का मेरा इरादा नहीं है। वैसे तो ही मेरे मामले में आई। अब सुलह कर ले, वो नक्शा दे दे। राणा से 2.5 करोड़ मिल रहा है मुझे उस नक्शे के बदले में। 1 करोड़ तू ले लेना। जल्दी कर। मेरे पीछे कुछ लोग हैं, उनसे भी मुझे अपने को बचाना है। मेरे पास नक्शा नहीं है। मैंने तेरी जेब से डायरी निकाली थी। मान जा मोना चौधरी। बेबी, क्या हम नक्शा पैदा करके तेरे को देगी? महाजन उखड़े सर में क्या उठा। पीताम्बर ने राणा को देखा। राणा ये नक्शा देने को तैयार नहीं है। शायद मेरे से हिस्सेदारी से कबूल नहीं होगी। राणा की नज़र मोना चौधरी पर टिकी। तुमने यहाँ आते ही 3 करोड़ की मांग करने की बात कही थी। राणा बोला। पीताम्बर को मैं कुछ भी दूँ, तेरे को 3 करोड़ दूंगा। ला नक्शा दे दे मोना चौधरी। मैं ये मामला अब ख़त्म करना चाहता हूँ। महाजन ने गहरी सांस लेकर मुंह घुमा लिया। तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है। मेरे पास कोई नक्शा नहीं है। मैं तो पीताम्बर की इसी डायरी का सौदा तुमसे कर रही थी। ये सोचकर कि कल रेस्टोरेंट में इसी डायरी की वजह से तुम पीताम्बर को 2.5 करोड़ की रकम दे रहे हो। मैंने जब इसे बेहोश किया तो इसकी जेब में पड़ी मोटी मोटी डायरी मुझे नज़र आई, तो मैंने सोचा ये डायरी देने ही यहाँ पर आया है, तो वो डायरी निकाल कर ले गई। पीताम्बर और राणा की नज़रें मिली। बात अब अटकने लगी थी। पीताम्बर और राणा मोना चौधरी से नक्शा मिलने की आशा कर रहे थे,
लेकिन नक्शा उनके पास था ही नहीं। मोना चौधरी और महाजन गलतफहमी के तहत डायरी का सौदा करके राणा के पास आए थे, लेकिन वो डायरी राणा को नहीं चाहिए थी। चुप्पी उभर कर उनके बीच आ ठहरी थी। पीताम्बर आगे बढ़ा और महाजन के हाथ से डायरी लेकर अपनी जेब में डाल ली। मोना चौधरी, पीताम्बर पत्थर जैसी आवाज़ में क्या उठा, यह कहकर तुम बच नहीं सकती। हमें हर हाल में नक्शा चाहिए। तूने मुझे बेहोश किया और नक्शा निकाल कर ले गई। अगर तब यहाँ पर कोई दूसरा होता तो मैं सोचता कि उसने नक्शा। सुनील, मोना चौधरी के होठों से निकला। सबकी निगाह मोना चौधरी पे जा टिकी। तुम्हारे आने से 10-15 मिनट पहले यहाँ पर सुनील नाम का युवक राणा से मिलने आया था। वो राणा को पूछ रहा था। राणा की पत्नी बनने का नाटक करते मैंने उसे भीतर बिठाकर पानी पिलाया। तब मेरे मन में यह था कि शायद वही वो कीमती चीज़ राणा को देने आया। लेकिन जब मुझे विश्वास हो गया कि वो नहीं है जिसके इंतज़ार में मैं यहाँ आई हूँ, तो उसे बेहोश करके अंदर वाले कमरे में उसके हाथ पाँव बांधकर मैंने डाल दिया। उसके बाद तुम आ गए। राणा की आंखें सिकुड़ी। अब तू बकवास करने लगी। मैं सच कह रही हूँ पीताम्बर, राणा ने टोका। मोना चौधरी थोड़ा सच बोल रही है, क्योंकि साथ वाले कमरे में कोई बंधा हुआ था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो उस कमरे में कुछ रस्सियाँ इस तरह पड़ी थी जैसे किसी ने बंधन खोले। पीताम्बर की निगाह राणा पर जा टिकी। फिर तू बता, सुनील कौन है? इस नाम के किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता। बात फिर अटकी रही। तू मेरी जेब से डायरी निकाल कर जब गई तो वो सुनील के भीतर ही बंधा था? पीताम्बर ने पूछा। हाँ। आज से पहले उसे देखा? नहीं। जब वो यहाँ आया तो पहली बार ही उसे देखा था। वो कहीं नज़र आया तो उसे पहचान सकती हूँ। पहचानेगी तो तब ना जब वो नज़र आएगा। पीताम्बर कठोर नज़रों से मोना चौधरी को देखता क्या उठा। मेरी बात सुन, वो नक्शा किसी काम का नहीं है। काम का तभी है जब नक्शे के बारे में जानकारी भी पास में हो। ये बात मैं तेरे को भी बता रहा हूँ। अगर तेरे पास नक्शा हो तो दे दे। राणा 3 करोड़ देने की बात कर रहा है तो दे देगा, धोखा नहीं करेगा। मैं ज़ुबान देता हूँ। अगर तू चाहे तो ये 3 करोड़ ले आता है। जगह फिक्स कर ले। एक हाथ से रकम लेना, दूसरे हाथ से नक्शा देना। मोना चौधरी मुस्कुराई। पागल है, महाजन बड़बड़ा उठा। मंजूर है। उसे मुस्कुराते देखकर पीताम्बर क्या उठा। एक बार कहने से तुम मेरी बात मान लो कि मेरे पास नक्शा नहीं है। मैं तेरी जेब से सिर्फ डायरी निकाल कर ले गई थी। मैंने डायरी को ही काम की चीज़ समझा। गलती मेरी थी। मुझे तसल्ली से तुम्हारी तलाशी लेनी चाहिए थी। तुम्हारा मतलब है कि नक्शा वो सुनील नाम का आदमी ले गया जिसे तूने बांध कर रखा था? उसने अपने बंधन खोल लिए। वो बाहर आया, मेरे को बेहोश देखा, तब मेरी तलाशी में उसके हाथ वो नक्शा लग गया। इस वक्त तो हम यही सोच सकते हैं। मोना चौधरी ने सिर हिलाया। चुप्पी सी उभर गई माँ। तुम्हें कैसे पता चला कि पीताम्बर मेरे फ्लैट पर मुझे कुछ देने आने वाला है? राणा ने पूछा। मैंने सुनी थी तुम्हारी बातें। कल जब तुम रेस्टोरेंट में बात कर रहे थे तो मैं पास ही था। ओह, तुम कौन हो? महाजन, नीलू महाजन। सुन रखा है तेरा नाम भी। पीताम्बर क्या उठा। तुम कौन हो? मोना चौधरी क्या उठी। मैं। राणा ने उसे देखा, फिर मुस्कुरा पड़ा। हाँ, तुम छोटी सी उम्र के शरीफ से लगते हो। तुम इस मामले में कैसे आ गए? पीताम्बर से तुम्हारा वास्ता कैसे पड़ गया? करोड़ों की रकम तुम्हारे पास कहाँ से आ गई जो इतने बड़े सौदे करते फिर रहे हो? मोना चौधरी ने पूछा। राणा मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। ना पूछ, पीताम्बर बोला। पर न पूछना भारी पड़ जाएगा मोना चौधरी। क्या मतलब? मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। पीताम्बर ने राणा से कहा। सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब क्या करना है? मेरे ख्याल में तुम कुछ नहीं कर सकते। सुनील कौन है हम नहीं जानते। उसे मोना चौधरी नहीं देखा है, यही पहचान सकती है, परंतु ज़रूरी तो नहीं कि वो मोना चौधरी को नज़र आ जाए। राणा सोच भरे स्वर में क्या उठा। मोना चौधरी को हम अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। अगर सुनील नज़र आ जाएगा तो हमें कवर कर देगी, और वो अब मोना चौधरी को नज़र आएगा नहीं। पीताम्बर ने सख्त स्वर में कहा। फिर वो मोना चौधरी से बोला। सुन, ये बात किसी को ना बताना कि राणा और मेरे बीच कोई वास्ता है, नहीं तो तू फंस जाएगी। जियालाल से मेरी गड़बड़ हो चुकी है। वो मुझे ढूंढवा रहा है। तू मुझसे मिली है, ये जानकर वो तेरे को भी रगड़ देगा। जियालाल से तेरी गड़बड़? हैरानी की बात है, मोना चौधरी बोली। हो जाती है, तो अपने काम से काम रख। दोनों ने अपने फ़ोन नंबर मोना चौधरी को दे दिए। वो नक्शा किसी के काम का नहीं है। पीताम्बर पुनः कह उठा। क्योंकि नक्शा पास हो तो ये जानना ज़रूरी होता है कि वो कहाँ का नक्शा है। ये भी पता चल जाए कि वो नक्शा कहाँ का है तो भी कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ कोई ख़जाना नहीं गड़ा है, वहाँ पर सिर्फ मौत है। बेवकूफ़ है जो नक्शा ले गया। राणा, जाता हूँ मैं। मेरा 2.5 करोड़ का नुकसान हो गया। राणा ने कुछ नहीं कहा। पीताम्बर दरवाजे की तरफ बढ़ता मोना चौधरी से कह उठा। तूने अच्छा नहीं किया मेरे रास्ते में आकर, मेरा काम बिगाड़ दिया। गुस्सा तो बहुत आ रहा है तुझ पर, लेकिन तेरे को इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ कि तूने ये गड़बड़ जानबूझकर मेरे रास्ते में आकर नहीं की। मोना चौधरी खामोश रही। पीताम्बर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा खुला ही रहा। राणा ने मोना और महाजन पर नज़र मारी। तुम कौन हो? मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में पूछा। अपने बारे में बताओ। दरवाज़ा खुला है, निकल जाओ। मेरे बारे में कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं, राणा ने शांत स्वर में कहा।
मेरे बारे में जानने की इच्छा है तो वो नक्शा लेकर आओ। आओ बेबी, महाजन बोला। हरामी ज़्यादा ही 30 मार का बन रहा है। मोना चौधरी ने भी वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं समझी और महाजन के साथ बाहर निकल गई। राणा ने दरवाज़ा बंद किया और फ़ोन निकाल कर नारंग से बात की। मेरे फ्लैट से एक लड़का और एक लड़की अभी भी बाहर निकले, उनका पीछा कराओ। बाहर 2 आदमी थे, एक पीताम्बर के पीछे गया, दूसरे को मैं अभी इनके पीछे जाने को कहता हूँ। लाइन पर खामोशी छा गई। राणा फ़ोन थामे खड़ा था। मिनट भर बाद नारंग की आवाज़ आई। ठीक है, बोल दिया। वो उनके पीछे जा रहा है। कौन है वे? मोना चौधरी और महाजन, इश्तेहारी मुजरिम मोना चौधरी। राणा ने गंभीर स्वर में कहा। क्या कह रहा है? नारंग का हैरानी भरा असर कानों में पड़ा। राणा खामोश रहा। मामला क्या है? राणा ने मोना चौधरी से वास्ता रखती सारी बातें बताई। कुछ पलों की चुप्पी के बाद नारंग की आवाज़ आई। ये तो बहुत गलत हो गया। हाँ, गलत तो हो गया। वो नक्शा में हर कीमत पर चाहिए था। राणा दांत भींच कर बोला। लेकिन अब वो मिलता नज़र नहीं आता। तू नहीं जानता कि सुनील कौन है? इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, और वो मुझसे मिलने मेरे फ्लैट पर आए। अब क्या होगा? राणा फ़ोन कान से लगा दांत पीछे खड़ा रहा। मैं नहीं समझता कि मोना चौधरी को अब कभी सुनील नज़र आएगा। नज़र आ भी गया तो वो तुम्हें या पीताम्बर को क्यों उसके बारे में फ़ोन करेगी? मोना चौधरी पर पूरी नज़र रखो। उसका ठिकाना जानने के बाद उस पर और आदमी लगा दो। उसकी हर हरकत की खबर हमें मिलनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि नक्शा पाने के लिए वो किसी दूसरे के लिए काम कर रही हो। किस दूसरे के लिए? नारंग की आवाज़ कानों में पड़ी। जियाल नाल ने ही मोना चौधरी को इस काम पर लगाया हो सकता है। वो नक्शा तो जिया लाल के पास ही था। पीताम्बर ही उससे वो नक्शा ले उड़ा है। ये शक है कि जियालाल ने पीताम्बर की तलाश में अपने आदमी दौड़ा रखे। ये लोग पीताम्बर को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि जियालाल ने मोना चौधरी को कहकर नक्शे की तलाश शुरू करवा दी हो। जियालाल हर कीमत पर वो नक्शा वापस लेना चाहता होगा। राणा ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। जो भी हो राणा, ये काम तो बहुत ख़राब हो गया। नारंग का परेशान सर कानों में पड़ा। राणा ने दांत भींचकर फ़ोन बंद कर दिया। तो चलिए दोस्तों, सुरंग के पहले भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुरंग के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।